जय हिंद सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अखिल सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर।
हेलो। हेलो। सर वो महादेव सर नहीं आने वाले हैं आज। तो अखिल सर से ही हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं करते ज्यादा। अखिल सर, जी सर। पेटेंट एक्ट सेक्शन 99। सर डेफिनेशन है उसमें यूज ऑफ इन्वेंशन की फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, क्या डेफिनेशन है? सर लाइक एनी इन्वेंशन व्हेन इट इज मेड यूज्ड और एक्सरसाइज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। हम्म। इसमें गवर्नमेंट कौन कौन सी आएगी? सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ऐसी अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है लाइक पीएसयूज। 100। सर 100 की मतलब मतलब इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज द इन्वेंशन फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इन्वेंशन को यूज कर सकती है सर। सर, कब रॉयल्टी मिलेगी और कब नहीं मिलेगी? सर सर रॉयल्टी तब मिलेगी लाइक अगर कि सपोज कि जैसे इन्वेंशन पहले से ही मतलब गवर्नमेंट को पता हो और उस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा हो तो लाइक तब उस पे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। और ऐसा है कि लाइक क्या बोलते हैं इफ द इन्वेंशन मतलब गवर्नमेंट ग्रांट होने के बाद यूज करती है तो फिर रॉयल्टी मिलेगी उसमें। अब सर मान लो ग्रांट होने से पहले गवर्नमेंट को पता थी, हम्म। एप्लीकेशन फाइल होने से। और हाँ मान लो मैंने ही बताया हो गवर्नमेंट को, तो तो सर मान लो मैंने हम्म ही गवर्नमेंट को बताया है। हम्म सेक्शन 30 है ना गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस। हाँ हाँ। तो उस केस में रॉयल्टी देगी बाद में गवर्नमेंट। सर जय हिंद सर, गुड इवनिंग। सर सत देना श्री तो चाहिए अकाल। क्योंकि क्योंकि एज पर लाइक हमने गुड इवनिंग सर। पेटेंटी ने कम्युनिकेट किया हुआ है उसको गवर्नमेंट को सेक्शन 30 में हाँ, तो उस केस में भी रॉयल्टी मिलेगी। मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जो पेटेंटी एप्लीकेंट ने खुद किया है, उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। 101। सर इसमें इस सेक्शन में ये है कि गवर्नमेंट किसी भी थर्ड पार्टी को भी मतलब ऑथराइज कर सकती है इन्वेंशन को यूज करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट यूज में। ठीक है। मान लो कोई गवर्नमेंट पेटेंट को यूज करने लगी और उसने बोला पेटेंट को कि मैं तुम्हें एक रॉयल्टी दूंगी। हम्म और उस पेटेंट में पहले से एक लाइसेंस ऑनर एग्जिस्ट करता है, हम्म। तो उसका क्या होगा? उसको कोई राइट्स हैं? हाँ सर मतलब उनमें फिर वो जो पेमेंट है वो शेयर होगा बिटवीन द जो पहले से असाइनर और असाइनी है। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो फिर वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। हम्म। और मान लो पेटेंटी और लाइसेंसी ने हम्म पहले से एक एग्रीमेंट कर रखा है। हम्म जो लाइसेंसी है उसने ये बोल रखा है कि अगर मैं लाइसेंस ले रहा हूं तो फिर आप बाद में गवर्नमेंट या किसी और को लाइसेंस नहीं दे सकते। हम्म। तो ऐसा हो सकता है? नहीं सर नॉट पॉसिबल वॉइड हो जाएगा फिर वो एग्रीमेंट। कैसे वाइड होगा? अंडर 140 या क्या, या हंड्रेड एंड मतलब वन सर 101 में क्योंकि सर गवर्नमेंट को मतलब वी कांट रेस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट टू यूज द इन्वेंशन। हम्म। आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उस केस में, लाइसेंस वॉइड नहीं होगा, बट वो हम्म। क्लॉज इनइफेक्टिव रहेगा। हाँ सर मतलब वही एक मतलब कि जो लाइसेंस है वो तो उनका वैलिड रहेगा बट उनका जो एग्रीमेंट था कि वो और मतलब गवर्नमेंट को यूज नहीं करने दे सकते तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा उसमें। ऐसा है। 102। सर 102 है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन में वो पूरे इन्वेंशन को ही एक्वायर कर लेती है।
कौन कर सकता है एक्वायर? सर सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन, सॉरी, थ्रू द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? सर कर तो सकती है इसमें भी। नहीं सर, इसमें नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ यूज कर सकती है, एक्विजिशन हम्म। नहीं कर सकती है। यस सर। ठीक है सर। 103, सिंपल डिस्प्यूट। सर कुछ भी अगर आ डिस्प्यूट डिस्प्यूट है तो फिर वो हाई कोर्ट में रेफरेंस के लिए जा सकता है। मतलब कोई भी मतलब पेमेंट के रिगार्डिंग है तो उसके में। मान लीजिए कि जिसका पेटेंट है हम्म। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हम्म। और उसका डिस्प्यूट हो गया गवर्नमेंट से। तो सर पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी उसमें, उसको, उस इशू को। उसमें हाई कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता उसमें। 104। सर जुरिस्डिक्शन है कि मतलब इन्फ्रिंजमेंट सूट कहाँ फाइल होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंफीरियर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा है। और अगर कोई सामने से अगर काउंटर क्लेम आता है बाय द डिफेंडेंट, तो फिर वो जो पूरा सूट है वो ट्रांसफर हो जाएगा हाई कोर्ट में। ओके। हेलो। हाँ मैं बढ़िया। मैं क्लास में ईयर में लगाता हूँ पलट के। हाँ, फोन हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से कोर्ट में आप इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल नहीं कर सकते? सर मतलब सर जैसे जो छोटे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो नीचे के होते हैं, स्मॉल कोर्ट कोर्ट हो गए या फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स वगैरह, इन सब में जिनके हम्म। पास पावर्स ही नहीं है मतलब। 104A। सर बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें कि अगर तो ऐसा है कि लाइक अगर प्रोडक्ट पेटेंट है तो फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ पे होता है। उसको प्रूव करना होता है कि दैट कि हाउस योर पेटेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन्फ्रिंजर्स प्रोडक्ट पेटेंट। while in the case of the process patent, the burden of proof lies करता है डिफेंडेंट पे। he has to prove, defendant has to। 105। देखिए सर सभी इसमें लोग, सॉरी सर एक मिनट। सभी लोग देखिए सुनिए बिल्कुल प्रॉपर, कि अगर कोई पॉइंट गलत बोलते हैं या कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है कि ये पूछना चाहिए, तो आप भी अनम्यूट करके पूछिए क्वेश्चन। सिर्फ मैं क्वेश्चन करूं ऐसा नहीं है, आप सभी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अखिल सर से। आपके माइंड जैसे अभी 105 आ रहा है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है 105 से रिलेटेड, आप पूछिए। सभी लोग पूछिए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए अखिल सर। सर इसमें कोर्ट की पावर है जिसमें वो डिक्लेरेशन दे सकता है एज टू द नॉन इन्फ्रिंजमेंट। अब इसमें ऐसा है कि लाइक कोई भी पर्सन सूट फाइल कर सकता है फॉर द डिक्लेरेशन कि उसका जो प्रोसेस है वो जो पेटेंट ग्रांटेड है उसको इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। बट कंडीशन ये है कि प्लेंटिफ को जो मतलब इसमें जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ यानी कि लाइक वो पर्सन जो मतलब डिक्लेरेशन सूट फाइल किया हुआ है, करा है हम्म। जिसने, हम्म। वो सबसे पहले पेटेंटी से मतलब राइटिंग में लेता है कि उसका पेटेंट डिफरेंट है और पूरी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करता है। और लेकिन अगर जो पेटेंटी या फिर एक्सक्लूसिव लाइसेंस उसको मना कर देते कि नहीं मैं तो तुम पे सूट फाइल करूंगा, तो फिर वो क्या बोलते हैं, तो फिर वो कोर्ट में जाके ये सूट फाइल करता है और फिर कोर्ट उसको जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू उसके बाद उसको ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं डिक्लेरेशन टू द नॉन इन्फ्रिंजमेंट का। प्रोडक्ट पेटेंट में ये काम होता है? सर इसका आइडिया नहीं है मुझे प्रोडक्ट पेटेंट में वैसे नहीं। नहीं होगा क्योंकि। डिक्लेरेशन सिर्फ आप प्रोसेस क्लेम के लिए, प्रोसेस पेटेंट के लिए मांगते हैं जाके। ओके क्योंकि सर। आपको नहीं पता ना बिहाइंड द स्क्रीन आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो दोनों का सेम आ रहा है, यस और सर। वही बेसिस होता है प्रोसेस पेटेंट के केस में इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करने का, हम्म। कि जिस प्रोसेस को पेटेंट किया है उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बन सकता है वही प्रोडक्ट वो बना रहा है, यही बेसिस होता है सबसे पहले पेटेंट फाइल करने का।
तो वो इसीलिए डिक्लेरेशन मांगता है कि ऑल्दो आई एम मेकिंग द सेम प्रोडक्ट बट द प्रोसेस आई एम यूजिंग इज डिफरेंट, आई एम नॉट इन्फ्रिंजिंग द प्रोसेस। हम्म। यस वन सर। जीरो सिक्स सर 106 है, कोर्ट का पावर है टू ग्रांट द रिलीफ इन केस ऑफ ग्राउंडलेस थ्रेट। कौन से तीन रिलीफ देता है? सर डिक्लेरेशन देता है अगेंस्ट सच थ्रेट, इंजंक्शन टू स्टॉप सच थ्रेट्स और डैमेजेस इफ द मतलब इफ द प्लेंटिफ सस्टेन फ्रॉम सच थ्रेट्स। ठीक है। कौन सी एक्टिविटी को ग्राउंड थ्रेट नहीं माना जाता है? सर क्या सर, कौन सी? कौन सी कम्युनिकेशन को थ्रेट नहीं कंसीडर किया जा सकता? सर अगर आपने सिंपली एक बार नोटिस भेजा तो। आपने आपका पेटेंट पब्लिश हुआ है, उस पब्लिकेशन को आप थ्रेट नहीं मान सकते। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। 107। सर 107 है कि लाइक डिफेंडेंट के पास क्या ग्राउंड्स होते हैं इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट में, मतलब वो क्या ग्राउंड्स पे काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है। हाँ हाँ, तो किस जैसे पे? तो इसमें दो सेक्शंस मेन है, सेक्शन 64 रिवोकेशन वाला एंड देन सेक्शन 47 ऑल्सो। ठीक है। और 107A। सर 107 ये है रिगार्डिंग सर वो कि जो सर्टेन कुछ एक्ट्स है जिनको एज अ इन्फ्रिंजमेंट नहीं कंसिडर करते, तो जैसे लाइक एक है बुलार एग्जेम्पशन और पैरेलल इंपोर्ट। बुलार एग्जेम्पशंस लाइक जैसे कि अगर पर्सन कोई भी मतलब मेक सेल या यूज कर रहा है मतलब पेटेंटेड इन्वेंशन का किस पर्पज से, लाइक फॉर कलेक्टिंग एनी डेटा और इंफॉर्मेशन which is required for the government, तो फिर then it will not consider in the infringement। और पैरेलल इंपोर्ट तो वो है सर, क्या बोलते वन हैं कि जीरो एट 108 है सर, जिसमें मतलब क्या बोलते हैं रिलीफ्स मिलते हैं, रिलीफ्स इन सूट फॉर इंफ्रिंजमेंट। तो हम्म इंजंक्शन मिलता है डैमेजेस एंड अकाउंट फॉर प्रॉफिट, और थर्ड मिलता है डिस्ट्रक्शन, सीजर ऑफ गुड्स या फिर फॉरफिटेड। 109। सर इसमें एक्सक्लूसिव लाइसेंसी के पास राइट्स होते हैं कि वो प्रोसीडिंग्स में कि मतलब वो प्रोसीडिंग्स कर सकता है अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट, अगर प्लेंटिफ मतलब अगर पेटेंटी वगैरह ना कर रहा हो तो। ऐसा है नहीं इसमें। नहीं, 109 में पेटेंटी की जरूरत ही नहीं है उसको। हाँ सर वही मतलब कि अगर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करने के लिए, तो एक्सक्लूसिव लाइसेंसी भी खुद इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकता है। और जो है इसमें जो पेटेंटी है वो फिर अगर उसमें इन्फ्रिंजमेंट सूट में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो फिर उसको एज अ डिफेंडेंट में कंसिडर किया जाता है, हालांकि ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी डैमेजेस। कॉस्ट, हाँ नॉट सर, डैमेजेस। फॉर द कॉस्ट। 110। सर इसमें है राइट ऑफ मतलब जो कंपलसरी लाइसेंस होता है, लाइसेंसी होता है उसके पास राइट्स होता है कि प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट उसको पेटेंटी से मतलब क्या बोलते हैं उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है और 2 महीने का आई थिंक वेट करना पड़ता है, और अगर कोई मतलब रिस्पॉन्ड नहीं आता या फिर पेटेंटी पार्टिसिपेट नहीं एक सौ करता तो फिर ग्यारह 111 सर वो कोर्ट के पावर्स है कि टू ग्रांट द डैमेज और अकाउंट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, बताइए आगे। सर की मतलब अगर इन्फ्रिंज अगर जो जिसने पेटेंट इन्फ्रिंज किया अगर वो ये प्रूव कर दे कि एट द टाइम ऑफ इन्फ्रिंज मतलब जब उसने इन्फ्रिंज किया ही डिड नॉट हैव द नॉलेज अबाउट सच पेटेंट एग्जिस्ट, या फिर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि सच क्यों उसकी नॉलेज में ही नहीं है कि दैट एनी काइंड ऑफ पेटेंट एग्जिस्ट। आई थिंक सारिका मैम का कुछ क्वेश्चन है। जी मैम। सर मुझे ये पूछना है कि 110 में हम जो कंपल्सरी लाइसेंस पेटेंट होता है उसका जो ओरिजिनल पेटेंट है उसने बता दिया है कि मुझे नहीं करना है, आपके साथ आना ही नहीं, तब भी 2 मंथ्स वेट करना है। हम्म
हम्म। अगर वो बोल रहा है कि नहीं आना है, नहीं तो कर सकता है वो। काम। क्योंकि उस टाइम उसके पास कंसेंट है कि मैं नहीं कर रहा हूं, आप करो। 2 महीने के बाद पेटेंटी ने अगर नहीं किया तो वो डायरेक्ट जाके कर सकता है। उसको फिर हाँ, पेटेंटी की तरफ से कंसेंट नहीं चाहिए। लेकिन ChatGPT में ऐसा बताया था कि जब पेटेंटी ने बोला है। हाँ, उन्होंने पहले उस पेटेंटी को बोला, और पेटेंटी बोल रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लो। तो तब 2 महीने रुकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उसको। इस पे मैम देखिए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, मैं इसको एक बार फिर भी देखूंगा। हाँ, हालांकि उस देखो टाइम पे देखो। नहीं पढ़नी चाहिए, उस टाइम पे नहीं पढ़नी चाहिए, हाँ हाँ, वही क्योंकि क्योंकि उस टाइम उन्होंने उसका पहले कंसेंट है। हाँ, एक कंसेंट है तरह से, उनकी। हाँ, एक तरह से वो उसके साथ है। एक तरह से एज अ प्लेंटिव उसके साथ हो गया वो, है ना, इसीलिए। ओके, देखते थे, हाँ। हम्म। जी अखिल सर, कंटिन्यू कीजिए। तो सर मतलब इन्फ्रिंजर्स यही प्रूव करता है कोर्ट में, फिर कोर्ट उसको डैमेजेस और प्रॉफिट दे सकती है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं लाइक जिसमें वो डैमेजेस और क्या बोलते हैं अकाउंट ऑफ फॉर प्रॉफिट देने से रिफ्यूज कर सकती है। लाइक अगर अगर पेटेंटी ने रिन्यूअल फीस पे नहीं किया हुआ है तो, और पेटेंट लैप्स हो एक चुका सौ है। बारह 112 है सर, ओमिटेड है। 13 सर 13 है कि कोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन है सर। 114 सर इसमें पार्शली जो पार्शली जो मतलब क्लेम्स के लिए जो वो मिलता है, पार्शियल क्लेम्स के लिए सर्टिफिकेट जो कोर्ट देता है उसमें। 115 सर 115 साइंटिफिक एडवाइजर है। और क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए साइंटिफिक एडवाइजर के लिए? सर डिग्री होनी चाहिए उसके पास, साइंस इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। और मतलब और उस ही होल्ड्स आर मतलब रिस्पॉन्सिबल पोस्ट एज अ साइंटिस्ट या फिर इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट, मतलब इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। और किसको, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। 118। सर 118 तो वो है सर कॉन्ट्रवेंशन पेनल्टीज है, हम्म। जिसमें वो सेक्शन 39 मतलब सेक्शन 39 और 40 का जो कॉन्ट्रवेंशन करते हैं उससे रिगार्डिंग हम्म। मतलब सीक्रेसी हम्म। डायरेक्शन पे। तो हम्म। उस पे है सर 2 साल की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। और ये पहले पेनल्टी में भी सेम सेम था। आगे कंटिन्यू करते जाइए। सर 119 है, मतलब अगर फॉल्स एंट्री होती है रजिस्टर में तो फिर इसमें है 2 साल का 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर बोथ। और अगर कोई 120, सर 120 है अनऑथराइज्ड पेटेंट राइट्स, कि मतलब जिसमें वो पुराने पेटेंट। ओल्ड पेनल्टी, न्यू पेनल्टी, बस ये बताते चलिए। हम्म, सर इसमें पुरानी पेनल्टी थी अप टू 1 लाख रुपीज, अब न्यू पेनल्टी है इसमें अप टू 10 लाख रुपीज प्लस 1,000 रुपीज पर डे ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ सच सच एक्ट। फिर है 121, वो जो रॉन्ग फुल यूज ऑफ वर्ड पेटेंट ऑफिस, पहले इसमें 6 मंथ थी अब ओमिटेड है। देन है 122, मतलब रिफ्यूजल और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन का है और फॉल्स इंफॉर्मेशन का है। रिफ्यूजल में सर पहले पेनल्टी थी अप टू 10 लाख रुपीज प्लस में फाइन, अब है 1 लाख रुपीज प्लस 1,000 रुपीज पर कंटिन्यूएशन ऑफ सच एक्ट। फिर है हम्म। इसमें सेकंड की फॉल्स इंफॉर्मेशन वाला, देन इनमें 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर बोथ। और अब है इसमें 0.5% ऑफ से या फिर और 5 करोड़ विच एवर इज लेस। फिर 123 है नॉन नॉन रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट, जिसमें फर्स्ट टाइम पुरानी पेनल्टीज थी, फर्स्ट टाइम ऑफेंस करने पे 1 लाख रुपीज और सेकंड टाइम ऑफेंस करने पे 5 लाख रुपीज। अब है, अब नाउ इट इज 5 लाख रुपीज प्लस 1,000 रुपीज पर डे, पर डे ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ सच एक्ट। सर 124 है ऑफेंस बाय सर, कंपनी। सेक्शन 120 में
मान लो मेरा कोई पेटेंट का एप्लीकेशन है, वो हम्म। ग्रांट नहीं हुआ है अभी, हम्म। और पब्लिकेशन हो गया है, हम्म। तो मैंने खुद से ही अपने प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया और उस पर लिख दिया पेटेंट अप्लाइड फॉर। हम्म। तब क्या वो 120 में आएगा, क्योंकि मैं खुद ही कर रहा हूँ? नहीं सर, क्योंकि सर अभी तक वो ग्रांट ही नहीं हुआ है, या फिर और ना ही हाँ उसका तो पेटेंट नंबर है। हाँ तो वही ना, इसलिए अगर वो लिखता है कि पेटेंट अप्लाइड फॉर या पेटेंट पेंडिंग, तो अंडर, हाँ, तो ये ऐसे वर्ड कॉन्ट्रावेंशन सजेस्ट है। होगा। यस सर, ये कॉन्ट्रवेंशन ही होगा। अनऑथराइज्ड क्लेम में आ जाएगी, अनऑथराइज्ड क्लेम ऑफ द पेटेंट राइट्स में। हम्म। क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज, इट मतलब प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसमें कि लाइक इन फ्यूचर वो क्या पता आपने अप्लाई किया और वो बाद में जाकर रिफ्यूज हो जाए। जब तक ग्रांट नहीं हुए तब तक आप नहीं लिख सकते। हाँ 124A। सर, 124A है मतलब एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज है, मतलब कोई भी अगर ऑफेंस होता है 120 में, फॉर्म 120। फॉर्म इसका 32 है सर, फीस 10,000 रुपीज है। कौन फाइल करता है? सर, एग्रीव्ड पर्सन। एनी पर्सन। ओके सर, एनी, ओके, एनी पर्सन सर। एनी पर्सन। हम्म। एंड हाँ, ठीक है, आगे हम्म। बताओ सेक्शन में जो भी है। सर, इसमें क्या होता है फिर, जैसे ही ये कंप्लेंट आती है कंट्रोलर के पास, तो कंट्रोलर नोटिस सर्व करता है उसको, एक्यूज को या डिफेंडेंट को। उसको रिप्लाई देना होता है विद इन अ 15 डेज आई थिंक। फिर उसके बाद, और अगर उसमें वो लाइक गिल्टी फाउंड होता है, तो फिर वो उसको पेनल्टीज इम्पोज होती हैं, जो उसको 60 डेज में पे करनी होती हैं। अब ऐसा होता है कि अगर जो डिफेंडेंट या फिर अक्यूज है, या फिर कोई भी पर्सन जो मतलब इस डिसीजन से मतलब इज नॉट हैप्पी, सो ही कैन अपील अंडर सेक्शन 124B। और इसके लिए उसको फाइल करना होता है फॉर्म 33 विद इन द 60 डेज। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन मेड, मतलब जब तक मतलब जब उसको ऑर्डर की कॉपी मिलती है, जिसकी फीस 10,000 रुपीज है। और जब, और अगर उसमें भी प्रूफ हो जाता है, तो फिर उसको पेनल्टी आई थिंक 1 लाख रुपीज फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 1 साल का, और बहुत नहीं, मतलब अगर, वो 1 लाख रुपीज और इम्प्रिजनमेंट का कब होगा? सर वो मतलब पेनल्टीज पे नहीं कर पाता है विद इन 90 डेज में। हम्म। और 124B में जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसको क्या बोलते हैं? सर वो +1 रैंक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं। वो तो होते हैं, बोलते क्या है उसको? अपीलेट अथॉरिटी। हाँ, 124B में जो है वो अपीलेट अथॉरिटी है, और 124A में 124 में सर, ए, एड 124A। इसमें तो सर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स ही हैं इसमें। 124A में है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और हम्म। 124B में है अपीलेट अथॉरिटी। हम्म। ओके। 125। सर, 125 पेटेंट एजेंट्स, रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट्स की मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रोलर मतलब एक ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ये वैसे भी रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसको रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट बोलते हैं। इसमें पेटेंट एजेंट का नाम, एड्रेस या एड्रेस ऑफ सर्विस, उसके क्वालिफिकेशन, कांटेक्ट और फोटोग्राफ फॉर्म, एज पर फॉर्म 22। फीस। फीस है सर, कितना है सर? 3200 रुपये। 126। सर, 126 है। क्वालिफिकेशंस तो लाइक पेटेंट एजेंट के क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए? फर्स्ट, ही शुड कंप्लीट द एज ऑफ 21 ईयर्स। सेकंड, ही इज द हम्म। सिटीजन ऑफ इंडिया। हम्म। थर्ड इज, ही शुड ऑब्टेन अ डिग्री इन साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। हम्म। और उसने पेटेंट एजेंट एग्जाम पास करा होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा एग्जामिनर जिसका एक्सपीरियंस मतलब एटलीस्ट 10 साल का हो, बट ही डिड नॉट होल्ड द पोस्ट इन ऑफिस। तो ये इसके Currently not क्वालिफिकेशन। holding the position. यस सर। Despite of having all these qualifications, हम्म। who will not be considered eligible to enter as a patent agent still?
ये सारी क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी किसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा पेटेंट एजेंट बनने के लिए? अगर सर वो अनसाउंड माइंड है तो, हम्म। और अगर वो मतलब लाइक ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हम्म। और लाइक और ऐसा हो सकता है लाइक ही इज, इफ ही इज इम्प्रिजन इन इंडिया, या फिर एल्सवेयर, या फिर हम्म। मिसकंडक्ट इन केस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, या हम्म। फिर मिसकंडक्ट इन केस ऑफ सीए ऑल्सो, ये आई थिंक एक और है डिस्क्वालीफाई। सर, बस एक और है, बाकी सब सही है, एक छूट गया बस। कन्विक्टेड। वो तो हो गया ना सर, हाँ हाँ सर इम्प्रिजनमेंट। सर। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर, जिसको मतलब वो हम्म। एक्विट तो कर दिया, डिस्चार्ज। बट हाँ, बट कोर्ट का हाँ, सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको। सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी। हम्म। डिस्चार्ज सॉल्वेंट बट हैज नॉट obtained द सर्टिफिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। हम्म। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, मजा आ गया। 127। सर 127 है कि पेटेंट एजेंट्स के क्या राइट्स है, मतलब तो यही है कि दैट ही कैन प्रैक्टिस बिफोर द कंट्रोलर, he can prepare the documents, transact all kind of business and other functions which is connected, or can, and 128। 128 है सर सब्सक्रिप्शन एंड द वेरिफिकेशंस ऑफ सर्टेन, मतलब जो जितने भी एप्लीकेशंस और कम्युनिकेशंस होंगे कंट्रोलर के, वो साइन और वेरीफाइड होंगे थ्रू द पेटेंट एजेंट, जो फॉर्म 26 है उसके लिए इसकी पावर ऑफ फीस? अटर्नी। सर उसकी फीस याद नहीं है सर, मैंने लिखी नहीं है, एक बार आप बता दो कितना कोई फीस। फीस नहीं होती है सर, स्टैम्प ड्यूटी लगती है एक ओके, एफिडेविट की। और ठीक है सर। कब तक फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन के बाद? सर या तो एप्लीकेशन पे कर दो, या फिर 2 महीने में, 2 महीने नहीं सॉरी 3 मंथ्स, एज पर रूल 135 है आई थिंक। नहीं, ये शुरू में ही आ जाता है आई थिंक। नहीं, वो मैंने चेक तो किया था एक नोट बार, तो याद नहीं। 135 सब क्लॉज 1 में है सर। बस ठीक है, आप बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। हम्म। 129। सर मतलब रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस है जिसमें लाइक फॉर द पेटेंट एजेंट्स, हम्म। कि मतलब ऐसा पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता कि लाइक जो ऐसा कहे कि मैं पेटेंट एजेंट का सेक्रेटरी हूँ, असिस्टेंट हूँ, या एसोसिएट हूँ, या कोई हम्म। कॉर्पोरेट कंपनी या फर्म, मतलब इन सिंपल सेंस कि लाइक कोई भी जुरिस्टिक पर्सन ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि हम पेटेंट एजेंट्स हैं। और हम्म। अगर कोई भी गिल्टी फाउंड होता है, मतलब इसके अंडर, इस इस सेक्शन के अंडर में, सो ही कैन बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 123। हम्म। और बीइंग अ पेटेंट एजेंट क्या नहीं कर सकते हैं? सर बीइंग अ पेटेंट एजेंट वी डिड नॉट प्रोवाइड द टेक्निकल एडवाइसेस टू द क्लाइंट्स। हम्म। हम सिर्फ ना ही साइंटिफिक एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, वी ओनली कैन प्रोवाइड सच यू लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस। 130। सर रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट और रिस्टोरेशन से रिलेटेड है ये, कि कंट्रोलर के पास पावर होती है इसमें कि वो नाम रिमूव कर सकता है, और और रिस्टोरेशंस के लिए भी हो सकता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस है कि लाइक जैसे अगर नेम बाय एरर आया हो, या फिर वो या फिर वो कब इन कब नाम रिमूव किया जा सकता है? सर कब कब नाम रिमूव किया जा सकता है इसमें तो सर, अगर सर वो क्या बोलते हैं उसका, अगर एरर में या मिसरिप्रेजेंटेशन में आया हो सबसे पहले, तो वही है। बियॉन्ड दिस, ये तो दो और रीजन हो गए, इसके अलावा और कौन सा रीजन है? इफ ही इज डेड, हम्म। और सेकंड। सर इज, और he has been convicted, और या फिर imprisoned for any offense by the competent court, दूसरा, तीसरा? he is dead, वो तो हो और गया। या फिर उसने खुद ने रिक्वेस्ट में मेड हाँ, मेड खुद करी हो। से रिक्वेस्ट फाइल की हो। एक और है, लास्ट। अगर उसने रिन्यूअल फीस ही ना दिया हो तो, वो तो रिमूवल हो गया, हाँ ये भी है, एक और है फिर। इफ ही ceased to be the citizen of India, हाँ, सीज अगर टू वो बी सिटीजन ऑफ इंडिया। हम्म, बहुत बढ़िया। अगर वो रिक्वेस्ट खुद से नाम रिक्वेस्ट कर रहा है रिमूव करने के लिए, तो फॉर्म कौन सा लगेगा? क्या सर, क्या क्वेश्चन है? नाम को रिमूव करवाने के लिए फॉर्म कौन सा लगेगा और उसकी फीस? सर फॉर्म रिमूव करवाने के लिए सर फॉर्म 23 है क्या, हम्म। प्लस 1600 रुपये आई थिंक उसकी फीस। बिल्कुल। 131।
रिमूव करने के लिए थोड़ा ना, वो रीस्टोर करने के लिए है ना, 2 महीने में। वो दोनों के लिए है मैम। दोनों के लिए मैम अगर वो। आप इंटेंशनली रिमूव करवाना चाहते हैं हम्म। तो भी आप फॉर्म 23 देंगे, आपका नाम रिमूव हो गया है, आप रीस्टोर करवाना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म 23 देंगे। तो सर रिमूव ऐसे तो करवाने के फीस लिए नहीं कुछ। पे करेंगे तो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। हाँ। हाँ, लेकिन आप मान लीजिए आप ऐसी कंडीशन में थे कि आप फीस नहीं पे कर पाए एंड नाउ यू वांट टू रीस्टोर योर नेम, तो आप अप्लाई करेंगे ना। या मान लो कंट्रोलर ने जिस रीजन से रिमूव किया है वो रीजन गलत है। नहीं सर, तो रिमूव कराने के लिए क्यों देंगे हम लोग फीस? रिमूव करवाने के लिए भी देनी पड़ेगी। सर वही मैं कह रही हूँ, अगर फीस नहीं, नॉर्मल फीस नहीं देंगे 3200, तो वैसे भी रिमूव हो जाएगा ना, 22 नहीं भरेंगे तो। 800। 800 रिन्यूअल फीस नहीं देंगे हाँ। तो फिर इतना महंगा क्यों देंगे, 1600 क्यों देंगे हटवाने के लिए? ताकि आपको आगे के 800 जो सारी जिंदगी के हैं वो ना देने पड़े। अच्छा सर, मैम या अगर एक बार फीस नहीं देते हैं तो अपने आप रिमूव नहीं होता है नाम? रिमूव होता है, लेकिन मैम वो एक डिफॉल्ट माना जाता है। देखिए एक चीज समझिए, आपने रिन्यूअल फी नहीं दी, आपका नाम हट गया, हम्म। लेकिन वो एक डिफॉल्ट माना जाता है। ऐसे तो आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करने की बजाय अबेंडन भी करा सकते हो फाइल ही मत एप्लीकेशन को, करो। बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड जेस्चर। ओके, प्रोसेस पर फ्लो नहीं है। विड्रॉन विड्रॉन का फीस नहीं है ना सर? नहीं वो तो है सर, विड्रॉन का फीस नहीं है, बट प्रोविजन तो दोनों एक जैसी है ना। खत्म तो हम्म। एप्लीकेशन नहीं हो रही है उसमें भी। बिल्कुल सही है सर, बट वो उसमें पैसे दे करके जान छुड़ाने वाली बात होगी ये तो। आए बिल्कुल। हैं तो कुछ देकर जाओ, जा रहे हो तो कुछ देते जाओ। बिल्कुल सर। मंदिर है सर ये तो। आने वाला भी दे, जाने वाला भी दे है। बिल्कुल। ऐसे ही होता है सर, कुछ भी प्रोसेस करवाना हो चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पैसा तो लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल सर। जी सर। कहाँ थे अपन? 128 वन पर थे। थर्टी वन 131 सॉरी, 132। और 131 हुआ नहीं है ना अभी, 131। हाँ 132 नहीं हुआ सर, वो 131 नहीं हुआ। हम्म। सर मतलब वही है कि पावर, इसमें पावर ऑफ कंट्रोलर है कि वो लाइक टू रिफ्यूज कि विद सर्टेन एजेंट, मतलब वो उनके साथ मतलब डील नहीं करेगा। तो लाइक कंडीशन है कि अगर नाम रजिस्टर में से रिमूव हो गया हो या फिर उन्होंने रिस्टोर ना करवाया हो, अगर दे हैव बीन एनी पेटेंट एजेंट विच हैड बीन फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 123, और हम्म। एनी पर्सन जो कि मतलब हु इज नॉट द रजिस्टर्ड एजेंट बट एक्ट एज लाइक ही इज द रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट, थर्ड कंडीशन। फोर्थ इज कि लाइक कंट्रोलर शैल, मतलब वही है कि jurisdict person cannot be practiced as a registered patent agent, so controller shall refuse in such हम्म। cases. While हम्म। last one is कि like ऐसा पेटेंट एजेंट है जिसका ना तो वो इंडिया में रहता है, और नीदर ही हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, सो इन सच सिचुएशंस कंट्रोलर कैन रिफ्यूज टू डील रिफ्यूज विथ। सर्टेन लास्ट एजेंट्स। 132। सर 132 है कि मतलब ये जो पूरा एक्ट है ये डज नॉट प्रोहिबिट, मतलब एप्लीकेंट ये है कि वो पेटेंट ड्राफ्ट भी कर सकता है और अपीयरिंग अपीयरिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वाइल एडवोकेट हैज द रेस्ट्रिक्शंस। मतलब जो पेटेंट एजेंट्स नहीं है तो हम्म। वो सिर्फ हियरिंग में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ही कांट ड्राफ्ट द एप्लीकेशन और ही कांट ड्राफ्ट और कांट फाइल द एप्लीकेशंस। 133। सर कन्वेंशंस कंट्रीज है। 134। 134 है कि रेसिप्रोसिटी वाला है सर। 135। सर इसमें 135 कन्वेंशन कंट्रीज, कन्वेंशन एप्लीकेशन सर 12 मंथ्स वाला। हम्म। हाँ, कि मतलब वही है सर, कन्वेंशन एप्लीकेशन बनता है। कन्वेंशन एप्लीकेशन कब तक फाइल होनी चाहिए? सर 12 मंथ्स तक फाइल होनी चाहिए फ्रॉम इट्स प्रायोरिटी डेट। डेट। हम्म। ठीक है। और कन्वेंशन एप्लीकेशन मान लीजिए इंडिया में 12 महीने में आ गए, हम्म। तो उसका पब्लिकेशन कब तक होगा? सर उसका प्रायोरिटी डेट से 18 मंथ्स में सर। हम्म। फाइलिंग डेट से नहीं, प्रायोरिटी डेट से। प्रायोरिटी डेट से।
ठीक है। 136। सर 136 है स्पेशल प्रोविजंस, मतलब रिलेटेड टू कन्वेंशन एप्लीकेशन की कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से ही वो फाइल हो सकती है। और उसमें कि क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी डेट मेंशन होनी चाहिए, ये सब कंडीशन है सर। और इसमें आई थिंक पोस्ट डेटिंग का भी है सर, कि जिसमें पोस्ट हम्म। डेट करवा सकते हैं, बट वो टाइमलाइन वही होनी चाहिए जो कन्वेंशन एप्लीकेशन की है। 12 महीने से बाहर नहीं नहीं जाना जाएगी, चाहिए। नहीं वन जाएगी। थर्टी सेवन सर मल्टीपल प्रायोरिटीज वाला है। बढ़िया। 138। सर वही की जो सप्ली सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं जो कन्वेंशन एप्लीकेशंस में एप्लीकेबल होंगे। क्या सप्लीमेंट्री प्रोविजन है सर? जैसे कि सर वो ट्रांसलेटेड कॉपीज वेरीफाई होंगे एफिडेविट ट्रांसलेटेड से। कॉपी कितने टाइम में सबमिट होनी चाहिए सर? सर 3 मंथ्स में। 3 महीने में हम्म, सबमिट हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। हाँ। 139। सर वही की अ, जैसे ही एप्लीकेशन इंडिया में आएगी कन्वेंशन या फिर पीसीटी, तो फिर उस पे पेटेंट एक्ट और पेटेंट रूल एप्लीकेबल्स होंगे। इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, एज अ ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। 140। सर वही की अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, कि मतलब कुछ भी, मतलब अनलॉफुल होगा कि अपन कोई भी अगर अपन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस पेटेंट ही लगा रहा है तो किसमें, लाइसेंस या एग्रीमेंट में। अब इसमें जैसे कि एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक हो गई, पेटेंट वैलिडिटी वाले, प्रोटेक्शन टू द वैलिडिटी ऑफ पेटेंट। और सर कोर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग और एक्सक्लूसिव डीलरशिप वाला। और एक्सक्लूसिव लाइक, डीलरशिप तो अलाउड है ना? हाँ सर वो अलाउड है, सॉरी वो एक्सेप्शन में है। हम्म, वो अलाउड है। दो चीजें अलाउड है, क्या क्या? सर एक तो एक्सक्लूसिव डीलरशिप, और हम्म। कि वो जो स्पेयर पार्ट्स वाला है सर, उसमें कि लाइक हाँ। रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स वाला। 141। सर डिटर्मिनेशन ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स। 142। सर कितने फीस। टाइम में नोटिस देना होता है 141 में? सर 3 महीने में। 142। 142 वही सर, सिमिलर है 53, वही रिन्यूअल फीस वाला, जब पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो 3 महीने में विद इन 3 मंथ्स में अपन को फाइल करना होता है डेट ऑफ ग्रांट से, और 6 मंथ का एक्सटेंशन बाय फाइलिंग फॉर्म 4, मतलब फीस, डेट ऑफ। एक्सटेंशन की फीस। सर एक्सटेंशन की आई थिंक 480 रुपीज पर मंथ है। ये क्या फाइल करना होता है सर, क्या है 143? फीस स्ट्रक्चर सर, पेटेंट की रिन्यूअल फीस। ओके, रेन्यूअल फीस, ठीक ठीक। सर ओवर अ टर्म ऑफ 20 years, what is the structure of renewal fee for the patent? क्या सर? ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years, जो 20 साल का टर्म होता है पेटेंट का, हम्म। उसमें बी फी रिन्यूअल फी का स्ट्रक्चर क्या है, कब कब कितनी देनी पड़ती है? सर आई थिंक पर 7 ईयर 800 रुपीज है। हम्म। एंड देन उसके बाद सर क्या बोलते हैं, सर देन नेक्स्ट 4 ईयर्स 2400 है, फिर 4800 है, फिर 8000 है, ऐसा है। हम्म। करेक्शन समझ आया सर? तो वन टू किसको? सिक्स्थ ईयर में 800 है, फिर सेवन्थ से हम्म। स्टार्ट है वो 10th में। हाँ, पहले 6 साल के लिए 8,800 रुपये, ओके सर। फिर 4 साल की 2400, अगले 5 साल की 4800, और फिर 8,000। हम्म। हम्म, ठीक है। और कुछ नया अमेंडमेंट है सर 142 फी स्ट्रक्चर में? कुछ डिस्काउंट विस्काउंट मिलता है क्या, इकट्ठा पैसा देते हैं अगर? सर वो 10% ऑफ मिलता है ना, इस पर रूल 80, मेरे को एग्जैक्ट रूल तो याद नहीं है बट उसमें है। कोई बात नहीं, कब मिलता है? सर अगर एक साथ 3 या 4 साल की फीस से ज्यादा पे करते हैं तो तब तब मिलता है चार वो। या चार साल से ज्यादा सर? हाँ 4 साल से ज्यादा। बट पेमेंट कैसे करना पड़ेगा? ऑनलाइन में। हम्म। 143। सर 143। सर 143 क्या है, मैं भूल गया। सर ये फी स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन और है।
हाँ सर पूछो। जो ग्रांट के टाइम पे हमें 3 महीने मिलते हैं, हम्म। वो डेट ऑफ ग्रांट से मिलते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से मिलते हैं? सर डेट ऑफ ग्रांट से ही मिलते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से नहीं मिलते, वो डेट ऑफ रिकॉर्डल होता है जिससे। वहां से हम्म। 3 महीने मिलते हम्म। हैं। 143। डेट ऑफ रिकॉर्डल से 3 महीने मिलते हैं फीस जमा कराने के लिए, रेन्युअल फीस। हाँ जी, हम्म। रिमेनिंग रेन्युअल फी एट द जी टाइम ऑफ ग्रांट। अखिल सर, 143। सर मतलब रेस्ट्रिक्शंस है कि स्पेसिफिकेशन कब पब्लिश नहीं होगा, तो वही सेम कंडीशंस है कि लाइक सीक्रेसी डायरेक्शन, एप्लीकेशन अबेंडेंट होगी, मतलब प्रोविजनल टू प्रोविजनल से कंप्लीट फाइल नहीं किया, या फिर वन एप्लीकेंट ने फोर्टी फोर विथड्रॉ, एग्जामिनर की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। हम्म 145। बट हाँ बोलो। सर 145 पब्लिकेशन है कि मतलब एप्लीकेशन हर हफ्ते पब्लिश होती है पेटेंट जनरल्स में, हम्म एवरी फ्राइडे। 145। पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल जर्नल वाला सर। 146। वही सर, वर्किंग ऑफ पेटेंट पावर ऑफ कंट्रोलर टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन। इसमें फॉर्म कंट्रोलर फॉर्म 27 और फॉर्म 4। फॉर्म 4 की फीस सर फॉर्म 4 की फीस, सर फीस याद नहीं है मुझे। 480। सर सेम ही रहेगी क्या फॉर्म 4 की इसमें, मतलब हर सेक्शंस में, या फिर अलग अलग? सर, फॉर्म 4 की फीस अलग अलग तो है, रिन्यूअल फी और फॉर्म 27 के लिए एक्सटेंशन सेम है, ओके। यहाँ पर सेम है। सर इसमें फॉर्म 4 की 2000 है, 480, हाँ जी। 146 में सर। हाँ, फीस 480 है और 2000 फॉर्म 4 की सर। 480 है मैम, चेक कर लेते हैं, रुकिए अगर डाउट आ रहा तो। चेक कर लेते हैं, या कोई चेक कर, सारिका मैम आप देखो ना, मैं इतना आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। आप चेक करो, या आप में से ओके कोई है ना। ओके ओके। फॉर्म 4 की वन फोर्टी तो सिक्स में क्या है? ये तो 2000 ही है। 2000 है सर। टू हाँ जी, थाउजेंड 2000। 2000। 2000 है। हाँ ओके, 2000। चलो तो रूल 2000 है। 131 है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चेंज कर लेते हैं, मिस्टेक हो गया। 2000 पर मंथ है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितने महीने का मिलता है मैम? सर 3 3 महीने का। month। हाँ, 3 महीने का। चलो, हाँ, और कब तक, कब कब भरना होता है फॉर्म 27? सर 3 साल में, या तो हर 3 साल में एक बार, या फिर कंट्रोलर जब आपसे इंफॉर्मेशन मांगे तब भी। कंट्रोलर मांगता है तो कब तक देना होता है? सर 2 महीने में। दो और महीने के अगर अंदर और अगर वापस मांगता है तो मतलब उसमें इंटरवल होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ का। एटलीस्ट 6 मंथ्स का। हम्म। और जो फाइनेंशियल, जो 3 साल है उनका कैसे शुरुआत होता है, वो कैसे, कौन सा साल होता है, फाइनेंशियल ईयर, पेटेंट हम्म। ईयर की कैलेंडर ईयर? सर फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होता है, उस हम्म फाइनेंस दैट इज फाइनेंशियल ईयर। और जिस फाइनेंशियल ईयर में पेटेंट ग्रांट हुआ है वो कंसीडर होता है? नहीं सर, उसको स्किप करना होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जाना होता है उसमें। बढ़िया। 147। सर एविडेंस है, मतलब कि जो भी सर्टिफाइड कॉपीज हैं जो रजिस्टर में है, वो प्राइम ऑफिस एज वर्क करती है। और अगर प्राइमा फेसी एविडेंस लेना है इसके लिए फीस स्ट्रक्चर? सर इसका तो आइडिया नहीं है मुझे। चलो कोई बात नहीं। 148। मतलब सर अगर कोई इन्फेंट या लूनेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वन उसके फोर्टी लिए नाइन सर्विस ऑफ, मतलब पोस्ट से भी आप नोटिस वगैरह वन वो सब। फिफ्टी
सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, मतलब अगर कोई फॉरेन से अपोजिशन फाइल करा तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। 151। सर जो भी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर्स ट्रांसमिट होते हैं कंट्रोलर को। 152। ओमिटेड। 53। सर 53 है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेटेंट। फॉर्म। 30। फीस। 480। 154। सर लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पेटेंट, मतलब अगर कि अगर पेटेंट लॉस्ट या फिर डिस्ट्रॉय, अच्छा, तो कंट्रोलर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कॉपी प्रोवाइड करेगा बाय फाइलिंग फॉर्म 30। फीस। 1600। और अगर पेटेंट एजेंट का सर्टिफिकेट गुम हो जाए तो? तो भी सर मेरे को लगता है फॉर्म 30 से ही वो रिक्वेस्ट कर सकता है। फीस सेम लगेगी। फीस सेम लगेगी इसमें भी। 155। और अगर सर मान लो पेटेंट रजिस्टर में मुझे कोई ऑल्टरेशन करना है तो? पेटेंट एजेंट में ऑल्ट्रेशन, सर फॉर्म हम्म, 30 बताया था ना आपने उसमें। हाँ। फीस। फीस का आइडिया नहीं है सर। 1600 होगा। 320। ओके। सेम है जो एग्जैक्टली रजिस्टर 94, रूल नंबर 94 याद कीजिए। अच्छा ठीक। पेटेंट ठीक। रजिस्टर और पेटेंट एजेंट रजिस्टर दोनों का सेम है। ठीक है सर, हाँ। 155। वही सर की कंट्रोलर का जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो प्लस वो पार्लियामेंट में रखा जाता है, मतलब 156। जो पेटेंट का वही सेम लीव, मतलब पेटेंट सेम लीगल इफेक्ट होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लाइक 157। मतलब गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं जो भी, मतलब ऐसे फॉरफिटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको सेल करने का ये या फिर उनको यूज करने का। 157A। सर प्रोटेक्शन है फॉर द सिक्योरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक नहीं करती 158। है। हाई कोर्ट के पास पावर्स होती है कि मतलब वो रूल्स बना सकती है इनके प्रोसीडिंग से रिलेटेड। 159। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स बनाने की। 160। रूल्स जो भी होंगे, जो भी मेड होंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट में प्लेस्ड होंगे, देखो। 61। ओमिटेड। 62। सर रिपीट एंड सेविंग्स। 163। ओमिटेड। बहुत बढ़िया सर। सर किसी का कोई क्वेश्चन हो? जयवीर सर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज, सर अदरवाइज वी मैंने आर दो गोइंग। क्वेश्चन पोस्ट करे थे फोटो, सर वो डिस्कस कर लीजिए। मैम करते हैं, पहले सर का डिजाइन एक्ट हो जाए उसके बाद आप ओके रुकिएगा ओके थोड़ा। ओके ओके सर। हाँ 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 ओके। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होता है ना मैम, आप शुरुआत में लेंगे एग्जैक्टली 9:30 पे आप एंट्री कीजिए सभी लोग ओके सर। प्लीज, है ना? ओके सर। कब लेना वो, मुझे भी सुनना है। उसमें मैम एक्चुअली क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी। वो अपने मॉक एग्जाम का क्वेश्चन है, उसी जी में सर, मिस्टेक थी टफ वो पेपर क्वेश्चन। का। हाँ उसमें मिस्टेक थी क्वेश्चन में ही। ठीक है, चलिए डिजाइन एक्ट स्टार्ट करते हाँ सर, अखिल कर सर, सकते। कीजिए हम्म। सर स्टार्ट। सर सेक्शन 1 तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है। हम्म। सेक्शन 2 डेफिनेशन है। सेक्शन 3 कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स है कि मतलब उसमें सेक्शन 4 यूज होता है ट्रेडमार्क एक्ट 1950 का। और वही सेम पावर्स की डिनोवो वाली पावर्स हैं सेंट्रल, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को वर्क को मतलब डेलीगेट करती है ऑफिसर्स अपॉइंट अपॉइंट करके सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 है आपका ओपीडीएस। एंड हम्म। देन सेक्शन 5 है सर एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन, कि मतलब डिजाइन के लिए जो अपन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके लिए फॉर्म वन वन यूज होता है। और रूल 11, रूल 12 से सर उसकी नोवेल्टी वगैरह जो है वो चेक चेक करी जाती है। रूल 13 और 14 स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड है। देन आपका है, क्या बोलते फाइव हैं, में फॉर्म कौन सा लगता है? फॉर्म 1। फॉर्म 1 फीस? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज। कन्वेंशन एप्लीकेशन कब तक फाइल होती है सर? उसमें 6 मंथ्स में प्रायर टू और अगर कोर्ट। आपने टाइम पे जितने भी जो हम्म। उसकी एक रिपोर्ट आती है, ऑब्जेक्शंस आते हम्म। हैं, अगर वो हम्म। आपने कंप्लीट नहीं किए तो क्या होगा? हम्म। तो सर फिर वो अबेंडेड हो जाएगी वो एप्लीकेशन। और अगर आपने रिप्लाई ही नहीं दिया तो? तो सर फिर वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, उसका रिफ्यूज कर देंगे जो है।
एप्लीकेशन का क्या होगा? अबेंडेड ही होगी सर वो भी। विड्रॉन। ओके अगर आपने सर, लिख रिप्लाई लेता ही हूँ नहीं मैं। दिया तो विड्रॉन। ओके सर। और सर इसमें एक रूल 21 है, जिसमें मतलब ये होता है कि लाइक आपको 6 मंथ्स में सारा जो कंप्लीट उसको कंप्लीट करना होता है, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो अबेंडेड में कंसिडर हो जाती है एप्लीकेशन। 6 मंथ्स कहाँ से? सर जिस दिन अपन ने वो एप्लीकेशन फाइल किया, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। और अगर 6 महीने के बाद ही ऑब्जेक्शन आए तो? तो सर फिर आई थिंक 3 मंथ्स में रिप्लाई देना पड़ता है ना उसमें। हाँ, फिर मिनिमम 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, हम्म। विच हम्म। एवर एक्सपायर्स लेटर। हम्म। सर सेक्शन 6 है इसमें कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स में, पर्टिकुलर क्लास ऑफ आर्टिकल्स में ही रजिस्टर होता है। और अगर कोई भी मतलब कंफ्यूजन होता है कि लाइक किस आर्टिकल में मतलब किस क्लास में वो फॉल करेगा, तो फिर कंट्रोलर डिसाइड करते हैं इसमें। और वही फॉर्म 1 इसमें यूज होता है। सेक्शन 7। सर सेक्शन 7 है पब्लिकेशन से रिलेटेड है, कि वो पब्लिश एप्लीकेशन पब्लिश होती है। रूल 22 लगता है इसमें सर। और और कहाँ पब्लिश होती है ऑफिशियल पेटेंट जनरल्स में पार्ट 4 में। और सर हाँ, और रूल 20 पब्लिकेशन का इफेक्ट क्या आता है? पब्लिकेशन का इफेक्ट, सर मतलब पब्लिकेशन के इफेक्ट से मतलब वो डिजाइन रजिस्टर्ड हो चुका है उसमें, ऐसा होता है। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी फिर उसकी? डेट ऑफ, क्या सर? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम्म जिस दिन वो एडवर्टाइज होगा। फंस एप्लीकेशन गए, होगी। फंस क्या गए, सर? फंस गए। एप्लीकेशन डेट सर ना सर। डेट ऑफ हम्म एप्लीकेशन होता है सर, फाइलिंग डेट होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर डिजाइन ही तो वीक है मेरा। और तो पेटेंट और वो भी यही है, ये 5 और 6 ही है, बाकी तो मैं देख लूंगा। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है सर। हाँ सर, वो अभी क्या है, मेरा एक पेपर है तो उसके चक्कर में मैं अभी इतना कर नहीं रहा हूँ, उसके बाद करता हूँ 13 के बाद, डिजाइन ही देखूंगा पहले मैं, फिर देखूंगा पेटेंट। सेक्शन 8। सर सेक्शन 8, सर सेक्शन 8 है सब्स्टिट्यूशन वाला है, फॉर्म 2। और रूल 16 लगता है इसमें, और 500 रुपीज है। हम्म। 9। सर 9 तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला है इसमें, कि मतलब कंट्रोलर सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, और अगर लॉस हो जाता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो फिर वो अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? एफिडेविट से। ये अपन ने सब्स्टिट्यूट करा था। 10। सर 10 है रजिस्टर ऑफ डिजाइन। रजिस्टर ऑफ डिजाइन। आगे और सेम, कुछ? वही कि उसमें नाम होगा, एड्रेस होगा ओनर का, असाइनमेंट। और हम्म अगर आपको कोई भी जैसे लाइक अगर नाम या फिर अगर एड्रेस। मान लो मुझे कोई ऑल्टरेशन करवाना है रजिस्टर में तो फॉर्म? फॉर्म 22 और 23। फीस है 200। 22 और 23 में डिफरेंस क्या है फॉर्म में? 22 में ये है कि अगर आपको नॉर्मली नाम, एड्रेस या फिर एड्रेस ऑफ सर्विस चेंज करवाना है तो आप फॉर्म 22 यूज़ करते हो, 23 यूज़ करते हो, मतलब डबल एड्रेसेस वगैरह हैं तो उन सब के लिए। एडिशनल है। एड्रेस, हाँ ठीक है सर। 11। सर 11 है रिस्टोरेशन वाले से, आई थिंक। नहीं, नहीं। कॉपीराइट्स। कॉपीराइट। हाँ, कॉपीराइट टर्म बेसिकली। हम्म। क्या टर्म होता है सर? सर वैसे 10 साल होता है, और 5 साल अपन एक्सटेंड करा सकते हैं, बट उसके लिए अपन को विद इन 10 ईयर्स में ही अपन को फॉर्म 3 फाइल करना होता है, जिसका फीस 2000 रुपीज है, रूल 23। 12। सर रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स डिजाइन है, मतलब सपोज कि लाइक 10 साल में आपका क्या बोलते हैं, पेटेंट की डेट एक्सपायर हो गया, तो अपन उसके विद इन 1 ईयर अपन फॉर्म 4 फाइल करके मतलब डेट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, बट अपन को ये शो करना पड़ेगा कि लाइक दैट इज अनइंटेंशनल और अनड्यू डिले वाला। तो रिस्टोरेशन की फीस? सर रिस्टोरेशन की फीस 1000 रुपीज एप्लीकेशन है। फॉर्म? फॉर्म 4। 13। सर प्रोसीजर है इसमें कि लाइक अपन रिस्टोरेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, तो लाइक वही है कि अपन को पहले शो ही करना पड़ेगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो नॉन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल, मतलब अनइंटेंशनल और अनड्यू डिले फाइलिंग है। और अगर कंट्रोलर अगर
उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर इसमें हियरिंग होती है, आई थिंक विद इन हम्म 1 मंथ में। हम्म और और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं, फिर अपन को फॉर्म 3 और प्लस में जो 1000 रुपीज़ है वो फीस पे करना पड़ता है, यानी कि टोटल 3000 रुपीज़। बहुत बढ़िया। सर इसमें लैप्स पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? सर इसमें लैप्स पीरियड होता है जब पेटेंट मतलब सीज टू हैव इफेक्ट से लेके, और जब वो इसका क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन करता है फॉर्म 3 का, आई थिंक फॉर्म 3 का नहीं, फॉर्म 4 का। हाँ, रिस्टोरेशन का हम्म, पब्लिकेशन था, फॉर्म का नहीं था। हाँ ठीक है सर। 14। सर वही एक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लाइक आपके जो डिज़ाइन है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब मेंशन वगैरह होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट मस्ट बी मार्क्ड विद डिज़ाइन नहीं नंबर नहीं नहीं। सेल करने से पहले ना, कि लाइक। राइट्स ऑफ प्रोपराइटर, थर्ड पार्टी राइट्स, लैप्स पीरियड में कोई राइट नहीं होंगे। और ओके, आपको प्रोटेक्शन, सेक्शन 14। अच्छा, हाँ मेरे को प्रोटेक्शन लगा सेक्शन, कंपल्स। ठीक है सर, मेरे को सेक्शन 15 लगा। 15। सर वही रिक्वायरमेंट बिफोर द सेल्स और हम्म मार्केटिंग ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन, तो लाइक उसमें वही है कि प्रोडक्ट क्या होता है, मार्क होना चाहिए विद इट्स डिज़ाइन नंबर, या फिर REGD या फिर RD। और अगर डिज़ाइन मार्क नहीं है तो फिर आप तो ऑनर क्या होता है, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है, बट उसको प्रो और एक्सेप्शन है इसमें कि जो टेक्सटाइल है, चारकोल डस्ट है, या फिर कोई स्मॉल आइटम्स है, तो उसके लिए फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना पड़ता है टू मॉडिफाई द रिक्वायरमेंट, और फिर वो सेल को प्रोसीड करता है। वोवन टेक्सटाइल और चारकोल में जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन और जो स्मॉल आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो हम्म उनके लिए फिर उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। 16। सर वही है कि मतलब आपने अपना डिज़ाइन अगर गुड फेथ में डिस्क्लोज किया हुआ था तो वो है, तो उससे रिलेटेड है। 17। सर 17 वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, रजिस्ट्रेशन, हाँ इंस्पेक्शन से, इंस्पेक्शन हाँ। ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन से है सर। 3 इंस्पेक्शन होते हैं सर यहाँ पे, कौन कौन से? सर 3 इंस्पेक्शन, सर एक तो पहले तो ओपन करने के लिए होता है ना इसमें, उसके फॉर्म लिए 5, फॉर्म 5 होता है, फिर उससे भी पहले लाइक होता है सर एक, फॉर्म 5 से भी पहले। रूल थर्टी सर एट उस, एफिडेविट ठीक, 250 रुपये का। ठीक है सर। सर वो तो मैंने नहीं लिखा हुआ, but लिख लेता हूँ। लिखा होगा, याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। लिखा तो फिर होगा सर, आपने। फिर उसके बाद सर फॉर्म 5। फॉर्म 5 फॉर्म, किस लिए फाइल करते हैं? सर रजिस्टर को ओपन करने के लिए करते हैं ना, फॉर्म 5। वो तो और द, एफिडेविट करते हैं सर, 250 रुपये देते हैं। ओके, मैंने इसमें सर फॉर्म 15 ही लिखा हुआ, वो फॉर्म 5 ही लिखा हुआ था कि टू ओपन द रजिस्टर। कोई पर्टिकुलर इंस्पेक्शन के लिए डिजाइन लिखते है, हैं। उसको इंस्पेक्ट करने के लिए फॉर्म 5 लगता है। ओके, फीस? 500 रुपीज़ है सर। अब किसी डिजाइन की रजिस्टर्ड कॉपी चाहिए तो? हम्म, डिजाइन, तो सर इसके लिए फॉर्म 16 है। हम्म, 18। सर 18 है कि वो जैसे अगर अपन को डिज़ाइन का, लाइक अपन को कोई डिज़ाइन का इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि वो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो लाइक अगर जैसे अपन को उसका सिर्फ अगर अपन को उसका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो फिर अपन को फॉर्म 6 सबमिट करना पड़ता है, जिसका फीस 500 है, फॉर्म 6। और अगर जिसमें कंट्रोलर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, मतलब उस अपन को डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं पता है, तो फिर अपन को फॉर्म 7 सबमिट करना पड़ता है जिसका फीस 1000 रुपीज़ है। 19। सर 19 है, कैंसिलेशन से है, कि कैंसिलेशन भी करवा सकता है, कि लाइक कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड पिटीशन फाइल करके फाइल कर सकता है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन, जिसके लिए क्या ग्राउंड, 2 ग्राउंड से, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, यानी कि डिज़ाइन का डेफिनेशन, एंड सेक्शन 4 OPDS, और फॉर्म 8 यूज होता है सर इसमें। फीस?
सर फीस इसका 500 आई थिंक। हम्म। और नहीं सर, फीस है इसका 1500 है, सॉरी। 1500, और इसमें अपील कर सकते हैं? हाँ सर, अपील तो कर सकते हैं इसमें। और हियरिंग के लिए अटेंड करने के लिए फॉर्म 20 है इसमें। कितनी फीस लगती है हेयरिंग को अटेंड, टू बी हर्ड की? 500 है सर। 500? हम्म। वो मुझे देखना पड़ेगा। हम्म। चलो, रूल कौन सा लगेगा? सर रूल इसमें 29। हाँ, 29। सेक्शन 20। सर वही कि डिजाइन्स गवर्नमेंट को भी बाइंड करता है, मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन 99 और 102 द 103 ऑफ पेटेंट एक्ट एप्लीकेबल होते हैं इस केस में भी। बढ़िया। 21। सर 21 वो एग्जीबिशन वाला है कि लाइक अगर आप एग्जीबिशन में जा रहे हो तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। कैसे? सर कैसे होगा इसमें? सर बाय फाइलिंग फॉर्म 9, आई थिंक फीस 500 है। और हम्म फिर उसके बाद आप विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीबिशन यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर द डिजाइन। हम्म 22। 22 पायरेसी की मतलब लाइक SIP, जिसमें आपने बताया था कि अगर कोई भी पर्सन SIP यानी कि सेल इंपोर्ट या फिर एडवर्टाइज कर रहा है विदाउट योर कंसेंट, सो यू हैव द राइट्स टू क्लेम द डैमेजेस 25K टू द 50K मैक्सिमम। और अगर डिफेंस वो डिज़ाइन की वैलिडिटी को वही चैलेंज करता है तो फिर वो हाई कोर्ट में वो ट्रांसफर हो जाता है सूट। 23। सर 23 है कि वही 106 और 113 की वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट वाला, और 106 की वो उसमें ग्राउंडलेस थ्रेड वाला। 24। फीस, नो फीस इक्वल्स टू नो एक्शन। 25। सर 25 है नो नोटिस ऑफ ट्रस्ट वाला। 26। 26 है वो अगर अपन को रजिस्टर रजिस्टर में कुछ भी इंस्पेक्ट या एक्सट्रैक्ट करना रिलेटेड टू डिजाइन के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो उसके लिए फॉर्म 15, 500 रुपीज, और रूल रूल 41। रूल 40। हम्म। 27। तो 27 है कि लाइक जो क्या बोलते हैं कंट्रोलर के रिपोर्ट्स जो होते हैं वो मतलब पब्लिश नहीं होते हैं, ऐसा है। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एनुअल रिपोर्ट सर उसका। 45। 28। सर मतलब ऐसे एप्लीकेशंस जो अबेंडेंट हो चुके हैं या फिर विड्रॉन हो चुके हैं तो उनके स्पेसिफिकेशंस या फिर ड्राइंग्स प्रोहिबिट होते हैं, मतलब वो पब्लिश नहीं होते। 28 वो है। अबेंडन और सर अबेंडेंट ही होते हैं। रिफ्यूजल है शायद उसमें, अबेंडन और रिफ्यूजल। हाँ सर, रिफ्यूजल। अगर विड्रॉन हुए हैं तब आई थिंक वो पब्लिश हो सकते हैं, प्रोहिबिट नहीं होंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ अबेंडन और रिफ्यूजल का लिखा है, विड्रॉन का लिखा है। ठीक है सर। 29। सर मतलब कंट्रोलर के पास वही पावर सेम लाइक सेक्शन 78 पेटेंट एक्ट का, क्लरिकल एरर्स को ठीक करने की। फॉर्म 14 है, इसमें फीस 500 है। हम्म। बढ़िया। 30। सर 30 है वो क्या बोलते हैं रिलेटेड टू द वो एंट्री और असाइनमेंट और ट्रांसमिशंस, मतलब एंट्री करवाने के लिए रजिस्टर में। तो फॉर्म 10, 11, 12 और 13 यूज होता है। और रूल 32 और 33 और 500, और सर 6 मंथ में देना होता है, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है इसमें, ऐसा होता है। और फॉर्म्स। हाँ मैं बता सर फॉर्म 10 मतलब यूज होता है कि कोई डीड वगैरह है तो वो फॉर्म 10 में फाइल होता है। या फिर फॉर्म 11 होता है कि प्रोपराइटर या फिर पार्ट प्रोपराइटर्स हैं तो उससे रिलेटेड फॉर्म 11। या फिर कोई उससे इंटरेस्ट है, उसमें क्या रजिस्टर होता है? मतलब सर जो प्रोपराइटर्स और पार्ट प्रोपराइटर्स का जो इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड है ना सर ये।
उसमें टाइटल रजिस्टर होगा उनका। एग्रीमेंट जो है वो फॉर्म 10 से रजिस्टर होगा। हम्म। उनका टाइटल रजिस्टर होगा 11 से, असाइनमेंट और ट्रांसमिशन के केस में। ठीक है। और सर मॉर्टगेज और लाइसेंस के लिए फॉर्म 12 लगता है, उसको हम्म, रजिस्टर। और कोई भी अदर लीगल है लाइक डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ऑर्डर के थ्रू अगर मतलब कुछ मिलता है तो फिर आई थिंक फॉर्म 13 है। बढ़िया। और सर सेक्शन 31 है रेक्टिफिकेशन। और मतलब इन रजिस्टर कुछ भी रेक्टिफाई करना हो तो, कि मतलब अगर कोई एंट्री रॉन्गली एंटर हुई है या फिर कोई एंट्री में एरर या डिफेक्ट है या ओमिटेड है तो फॉर्म 17 और रूल हम्म, 39। फीस 500 है सर उसका। ठीक है। इसमें और क्या होता है? इसमें सर लाइक अपोजिशन भी है आई थिंक। अपोजिशन भी हम्म, फाइलिंग होगा तो वो 3 मंथ्स में ही फाइल करना होता है रूल 40 में। फिर अपोनेंट को उसमें अपना फॉर्म, रिव्यू। किस ऑपोजिशन का किस फॉर्म। सर अपोजिशन का फॉर्म आई थिंक। सर अपोजिशन का फॉर्म तो याद नहीं है मुझे। 19। ठीक है सर। और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन कौन करता है, कंट्रोलर की हाई कोर्ट? सर इसमें रेक्टिफिकेशन कंट्रोलर करता है, पेटेंट एक्ट में हाई कोर्ट करता है रेक्टिफिकेशन। तो इसलिए इसमें हम्म, अपोजिशन आता है ऐसा। ठीक है। 32। सर पावर ऑफ कंट्रोलर्स हैं, लाइक सेम पावर्स हैं बट उसमें एक्सेप्शन है एक्स पार्टी का और खुद का डिसीजन रिव्यू करने का वही सेम पावर लाइक रिसीविंग द एविडेंस एडमिनिस्ट्रिंग ओथ पावर है अटेंडेंस ऑफ। सिविल कोर्ट। हम्म। 33। सर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कंट्रोलर। 34। सर 34। सर मतलब कि मतलब कंट्रोलर्स के पास पावर होती है कि लाइक कुछ भी मतलब ही कैन टेक द डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ डाउट। ये थर्टी सर। फाइव सर पावर ऑफ कंट्रोलर्स है कि अगर कोई से भी मतलब ऐसा तो उनको मतलब पावर ऑफ कंट्रोलर है कि मतलब कोई सी भी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज कर सकते हैं लाइक इफ इट इज कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक ऑर्डर या मॉरलिटी। और सच 36। डिसीजन हाँ हाँ, सर अपील्स अपील्स टू द सच हाई डिसीजन। कोर्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 36। 36 है सर अपील्स टू द हाई कोर्ट की मतलब कोई भी अपील है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर तो वो फाइल हो सकती है लाइक हाई कोर्ट में। जैसे अभी कब इसी तक? में ही आया सर 3 मंथ्स में फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। 37। सर थर्टी वही सेवन कि वो सिमिलर है सेक्शन 79 के पेटेंट एक्ट से कि मतलब कंट्रोलर कैसे एविडेंस लेता है तो लाइक जैसे ओरल एविडेंस एविडेंस एंड थर्टी लॉ। एट 38 है सर्टिफिकेट ऑफ कंट्रोलर टू द एविडेंस की मतलब जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लाइक प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं। इसके लिए कोई फीस भी देनी पड़ती है सर? सर इसका आइडिया नहीं है मुझे सर। आई थिंक सर से अगर मांग सर देना ही पड़ता होगा इसके लिए तो, क्योंकि वो सर्टिफाइड कॉपी आप मांग रहे हो उससे तो फिर उसके लिए। लगेगा। 39। सर 39 है एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन पेटेंट ऑफिस। मतलब सर्टिफाइड कॉपी कभी कभार इनफ होती है कि लाइक फॉर द प्रूफ। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो तो देन ही कैन आस्क फॉर 38 और द 39 में डिफरेंस क्या है सर? दोनों ही एविडेंस की बात कर रहे हैं। सर ऐसा है कि लाइक होता क्या है कि जैसे 38 से तो ये मिल रहा है कि जो भी आप रजिस्टर से कुछ भी मांग रहे हो टू द सर्टिफाइड कॉपी तो वो एक है हम्म, प्राइमा फेसी एविडेंस। बट मान लो कि लाइक कि कुछ लग रहा है कि मतलब वो अब वो अगर कोई मैटर कोर्ट में है और अगर कोर्ट को लगता है कि मतलब इट इज नॉट द सफिशिएंट एविडेंस तो फिर वो देन दे कैन आस्क द कंट्रोलर टू शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें मतलब कॉपीज मतलब वो उस पे कंक्लूजन्स पे नहीं आते ऐसा होता है।
38 सिंपल है, ऐसा डिफरेंस ज्यादा नहीं है। 39 में है कि रजिस्टर और डिजाइन में जो भी एंट्री है हम्म। वो तो एविडेंस है ही। हम्म। बट अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी रजिस्टर नहीं हुआ है डिजाइन में, हम्म। मतलब रजिस्टर और डिजाइन में एंटर नहीं हुआ है और वो कंट्रोलर के पास है, हम्म। वो उसकी कॉपी भी बनाकर दे सकता है एज एविडेंस। ओके सर। 40। सर 40 है कि मतलब कि जो भी नोटिस वगैरह होगा वो अपन पोस्ट से भी सेंड कर सकते हैं। कोरियर से भेज सकते हैं। नहीं सर, कुरियर से नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट जो होते हैं उनसे। डिजाइन में आप कोरियर कर सकते हो, ओके सर। पेटेंट में नहीं कर सकते। 41। सर वही डिक्लेरेशन बाय इन्फेंट और लुनेटिक वाला, 42। सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस वाला सर, सिमिलर टू सेक्शन 140। 43। सर 43। सर 43 क्या था, एजेंसी वाला। हम्म। हम्म। 44। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म कौन सा लगेगा ऑथराइजेशन के लिए? इसमें फॉर्म 21 है, वहाँ पे पेटेंट एक्ट में 26 है। 44। वही सर कन्वेंशन एप्लीकेशन वाला सेक्शन, तो रेसिप्रोकल रेसिप्रोसिटी वाला, तो वही कि 6 मंथ में फाइल हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा है, ये वाला है 45। कि कंट्रोलर का रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगा। 46। मतलब ऐसा कोई भी डिजाइन की लाइक जो प्रीजुडिशियल है टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो फिर कंट्रोलर उसको पब्लिश नहीं करेंगे सच, और उसका कैंसल कोई भी। करें, वो रजिस्टर डिजाइन की बात होगी है सनी। हम्म। उसको कैंसल किया जाएगा रजिस्टर डिजाइन। ठीक है सर। हाँ मतलब वो कैंसिल ही होगा वो। 47। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स बनाने की। 48। रिपील एंड सेविंग। हाँ, शानदार सर, बेहतरीन। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? साक्षी मैम, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी उससे पहले आ, जो हमने रिवीजन किया उसमें कोई क्वेश्चन किसी का? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अखिल सर, बहुत बढ़िया आपने रिवीजन किया, बेहतरीन। एक क्लैपिंग सर साक्षी मैम के लिए भी। देखो चैट पे सारे आंसर डालते गए साथ के साथ, इतनी डेडिकेशन से। अच्छा, मैंने देखा नहीं सर, मैं देखता हूँ बिल्कुल। हाँ। सर वो डिनो के पीपीटी सर जो अपलोड कर मैं देंगे क्या? सर कर दी थी मैंने, पेटेंट की और डिजाइन की, दोनों की, नहीं सर। बाकी मैं देख लेता सर हूँ। लास्ट सर 16 नवंबर की अपडेटेड दिखा रही है, उसमें नहीं आ रहा सर। मैं जस्ट अभी देख लेता हूँ सर, देर क्यों करना, यस अभी सर। देख लेते हैं। मैंने हालांकि सर कल ही किया एक्चुअली, मैं सच बताऊँ तो। डिजाइन का है सर ये, जो 16 नवंबर की बात कर रहे हैं, इसमें पूरा नहीं है क्या ये? रजिस्टर जी मैम। जिस दिन मेरा रिवीजन है ना, आई थिंक 8 9 को है, मैं डिजाइन से स्टार्ट करूं? जैसी आपकी इच्छा। और एक ही बंदे को पहले पूरा फिनिश करना है ना? नहीं, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वो अल्टरनेट ताज क्वेश्चन, ठीक। महादेव सर आज आए नहीं, दैट इज वाई। ज्योति मैडम, आपके सेशन में हम ऐसा रखेंगे कि आप क्वेश्चन करेंगे और सामने वाला आंसर देगा पर से भी तो सेक्शन। पूछना होएगा ना। उसके लिए भी इससे तो मेरा रिवीजन स्वेट चाहिए छूट ना। गया। अखिल सर को सुन के मेरा स्वेट छूट गया, इतना इतना परफेक्ट नहीं हूं मैं। इससे ज्यादा होंगे मैम। हम्म।
सर मैं देख लेता हूँ डिजाइन का, वो पूरा नहीं है, मैं उसको कर देता हूँ आज। ओके सर, ओके। सर मेरा सर जो बात के सेक्शन है ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है सर। तो मैं वैसे कोशिश करूंगा कि कवर कर लूं। कल ही शायद मेरा है। तो कल है आपका? हाँ शायद सर। देख लेता हूँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तैयार ही नहीं है अभी। चलिए ये क्वेश्चन है साक्षी मैम का। कीजिए मैम इसको, क्वेश्चन को, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हेलो। हेलो, जी। यस सर। जी। हाँ जी, हाँ सो जी। सर इसमें ये है कि हमारा एक प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करी गई है 1 जनवरी को, और उसकी कंप्लीट फाइल करी गई है 20 दिसंबर को। तो हम्म। उसने एप्लीकेंट ने रिक्वेस्ट करा है टू बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल, जो बाद वाली है। लेकिन सर ऐसा हम लोग बिना पोस्ट डेटिंग के कर सकते हैं क्या सर? पहला तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं मैम, क्या है? यस मैम। कंप्लीट। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। अच्छा, सी एस एंड पी एस बोथ कैन बी पोस्टेड, लेकिन फाइनल सर मैं भूल गई, एक सेकंड सर। फाइनल A provisional application was filed on 1st January. Okay. A complete was filed on 20th December. And the applicant requested it to be treated as provisional specification. ठीक है, perfect. A final complete specification was filed on February 2025. The applicant then requested post dating of the application. सर तो What फिर is मतलब अगर फिफ्थ को अगर सर फिर 1 जनवरी की प्रायोरिटी डेट तो आगे शिफ्ट हो जाएगी ना सर? हाँ, दिसंबर नहीं हो जाएगी सर? नहीं दिसंबर नहीं होगी। आप पोस्ट डेटिंग कब तक हो सकती है? सर 6 मंथ्स तक हो सकती है। तो ये डेट कितने महीने आगे बढ़ेगी? सर ये तो वही सर नहीं समझ में आया कि क्या वो बढ़ाएगा? ये कैसे बोल सकता है कि आगे वाले को हम प्रोविजनल ट्रीट करें? क्यों? हम्म। कंप्लीट को प्रोविजन कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? करना ही पड़ेगा इस केस में। कर सकते हैं सर, लेकिन सर फिर डेट, मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रायोरिटी डेट सर अगर 1 जनवरी तो नहीं होगी, मतलब मेरा ये तो ये था कि 6 मंथ आंसर से आपका अगर सही पोस्ट है, डेट। 1 जनवरी नहीं आएगा। आंसर में पोस्ट डेटिंग कब तक किया गया है वो पता होना चाहिए, तब जाके आंसर बनेगा, वरना आंसर ही नहीं तो सर बनेगा यार। अपने डी, सर डी होगा ना फिर ना? हाँ, द पोस्ट डेट इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 9(4). मगर वो भी एप्लीकेबल नहीं है, वो भी कंप्लीट फाइल होने तक होता है, 12 महीने तक होता है। हाँ सर, तो मेरा ये डाउट था कि जब हम लोग पोस्ट डेट होते हैं तो प्रायोरिटी डेट ही तो चेंज करते हैं ना, मतलब फिर आगे कर देंगे तो वो जो आगे वाली डेट होगी वही होगा ना, बस ये कंफ्यूजन हो गया था। 6 मंथ्स कर देंगे। ये तो एक्सप्लेनेशन तो ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप पोस्ट डेटिंग करवाते हो अंडर सेक्शन 9(4), तो आपकी प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम वही रहती है जो आपने पहले की थी, वो उसकी डेट चेंज नहीं होती है, आपकी सिर्फ प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होती है, ऐसा इसका मीनिंग बन रहा है। सर ऐसा नहीं होता है ना, मतलब? हम्म, नहीं होता है। हाँ, ठीक है सर, वही वही तो एक डाउट था। डिसएडवांटेज है। वही तो एक डिसएडवांटेज है, प्रायोरिटी जी। डेट को शिफ्ट करने से नोवेल्टी आपकी जाती है। जी सर। यस सर। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली अभी आंसर रहेगा डी, ये जो सिचुएशन है। मगर उसमें कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था। इसमें क्या देना चाहिए था? पोस्ट इट का कोई तो देना चाहिए था। क्या लग रहा है रजत सर, ये सही है? मुझे तो लग रहा है कि पोस्ट डेटिंग कब तक है वो पता होना चाहिए था। सर उसको मान भी सकते हैं, चलो जुलाई तक हो गया, 6 महीने का पोस्ट डेटिंग हो गया जो चलो। मैक्सिमम लिमिट है। चलो। तो वो 1 जुलाई बनता है। वो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। 5 फरवरी को कंप्लीट फाइल किया गया है, तो 5 फरवरी 2024 में बी द आंसर, मगर वो भी ऑप्शन नहीं है।
5 फरवरी 2024 तक पोस्ट डेट किया जाए। सर सर वो तो 5 सी है है ना? ना, 25। 25 नहीं चलेगा ना मैडम, वहां तक तो पोस्ट डेट हो ही नहीं सकता है। 24 वाली में भी एक ही डेट तक पोस्ट डेट हो सकता है, 1 जनवरी को तो क्या ही फाइनल। पोस्ट डेट करेगा। सर फाइनल है ना वो? क्या? 25 वाला, 5 फरवरी 25 फाइनल। हम्म। हाँ तो पोस्ट डेट करना पड़ेगा ना, तो फिर हमें 5 फरवरी, 1 जनवरी को अगर प्रोविजनल फाइल किया है तो उसका कंप्लीट कब तक फाइल करना होता है? 1 जनवरी 25 तक। 25 में। हाँ। अगर नहीं किया तो उसे पोस्ट डेट करना पड़ेगा ना पहले, 1 जनवरी से 5 फरवरी तक, फिर जाके आप हम्म। कंप्लीट 5 फरवरी 25 को पास कर सकते provisional। हो। होता है, एरर है, और कुछ नहीं। क्वेश्चन में एरर है, आई थिंक डिस एरर बताया था पहले, पता नहीं, याद नहीं मुझे। हुआ ही होगा, डिस्कशन के टाइम पे निकल ही आता है। सर हम्म। याद नहीं था। सही ये है ना जो मैडम, बट थॉट प्रोसेस आपकी सही है तो बस सही है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन का मीनिंग वही होता है, थॉट प्रोसेस क्रिएट करना, और कुछ नहीं होता है। तो अगर आप ये ये है ना, वो कहता है अलग पांडे, क्या नाम है उसका, फिजिक्स वाले का? अलग पॉइंट है। अलग पांडे जी ने एक बहुत अच्छा कोट किया था कि उनका एक फ्रेंड था जो मैथमेटिक्स की एग्जाम दे के आया और उसको 99 मार्क्स आए, और हम्म, 1 मार्क्स नहीं आया, तो वो वहां पर लिख के आया था द क्वेश्चन इज रॉन्ग, और फिर पूरा पेपर चेक किया गया और सही में वो क्वेश्चन रॉन्ग निकला। तो बोले कि इतना उसका पावरफुल था मैथमेटिक्स। तो ये किन का डाउट था? साक्षी मैम का। यस हाँ तो सर। मैडम आप है ना क्वेश्चन को भी अभी प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि ये रॉन्ग है, इतना पावर है आपका, इस ग्रिप है आपकी एक्ट पे। ओ, ये मेरे बेटे का डायलॉग है सर। पेटेंटेड बाय माय सन। उसने अपनी टीचर को बोला, आपके मैथ पढ़ाने का जो टाइम टाइम वेस्ट तरीके से आप पढ़ाते हो। तो हम्म। टीचर ने मेरे को पीटीएम में बुलाया कि भाई इसको कौन मैथ सिखाता है। मैंने बोला क्या हो गया मैडम, मैं डर गई कि पता नहीं क्या कर दिया इसने। तो फिर बोलता है कि इसको हमने एक क्वेश्चन दिया और इसने डायरेक्टली आंसर लिख दिया और बोलता है कि दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व इन वन हाफ अ मिनट। तो मैम हम्म। ने बोला उसको कि ऐसे नहीं होता, यू शुड राइट द स्टेप। तो बोलता है कि यू आर वेस्टिंग आवर टाइम। क्या वो हॉस्पिटल रूल लगाया था क्या उसमें, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में, या डेरिवेशन किया था, क्या किया था, इतना जल्दी आंसर दे दिया? क्लास कौन सी पहले ये पूछो ना। नहीं वही होता अब है, और मैडम इतना बड़ा है तो फिर उनका बेटा भी बड़ा ही होगा, 10th 11th 12th में होगा। मैडम किस में है क्या आपका बेटा? भगवान जाने किया उसके पापा मैं क्लास आपका कौन पापा सी बेटा है? पढ़। कौन से स्टैंडर्ड मेरा में बेटा फोर्थ स्टैंडर्ड में है। है? फोर्थ 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 अरे भगवान। फोर्थ ग्रेड में है। फोर्थ ओलंपियाड ग्रेड या में है। ये किया होगा एपेगस। नहीं नहीं, स्कूल में, स्कूल का मैथ के वहां कमेंट मार के आया तो मेरे को पेटीएम जाना पड़ा था। बोलो। पेरेंट टीचर मीटिंग का अटेंड करना पड़ा था फिर हम्म। सॉरी बोलने के लिए। कौन, किन को? मैडम को, मैथमेटिक्स वाला? आप सॉरी भी बोलते हैं ज्योति मैडम? चलो मुझे इधर सॉरी आते बोलने के लिए। क्वेश्चन पे आते हैं सर, इधर चलो वापस करो, आप पेटेंट करो, क्वेश्चन करो। 12th क्वेश्चन। साक्षी मैम इसमें तो करेक्शन याद है मुझे, ये डेट अच्छा। चेंज की थी हमने यहाँ अरे भाई पे। ठीक है, अब दूसरा अच्छा क्वेश्चन लो ना, ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट ले लीजिए। ये नेक्स्ट ही है। हाँ सर, उसके बाद वाला ले लीजिए, 3 भेजे थे ना सर। ये नेक्स्ट ही है मैम, वो वाला तो ये है। ये तो वही वाला है, एक ही है। ये है। अब ये ये है है। मैम, डॉक्टर कविता फाइल्स टू क्या मैंने 2 प्रोविजन। भेजे क्या? 3 भेजे, एक सेकंड। 3 भेजे मैम, 3 भेजे हैं, दूसरा क्वेश्चन। मैन वाला है सर। डॉक्टर कविता files two provisional specification on 2 March and 5 June for two related inventions. On 1st March 2025, he filed single complete specification combining both subject matter. A claim in the complete specification is based partially on subject matter from the first and partially on second provisional.
तो जब उसने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में फाइल किया ना मैम, वो डेट उसकी फुलीस्ट क्लोजर मानी जाएगी, तो फिर नहीं डेट नहीं नहीं आएगी। नहीं, गलत। नहीं सर, पार्ट में सेकंड, सेकंड वाला आएगा, सेकंड जब आ 5 जून गया तब वाला हो गया ना। आएगा। हाँ, हाँ, सेकंड आ गया तभी कंप्लीट आ गया। सेकंड। सही है आंसर। आंसर सर डिस्क्लोज करेक्ट है कब हो सर। गया कंप्लीटली? पहला और दूसरा मिला के डिस्क्लोज हो गया ना कंप्लीटली। कंप्लीटली कहाँ हुआ, वो तो वो सर पार्शली कंप्लीटली, डिस्क्लोज हुआ है ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर। जो ऐसा नहीं होता सर, इंफॉर्मेशन पार्टली आपको बोला है चाहिए, ना। एक एक रुको मिनट रुको। सारिका मैडम, मैं कहता हूँ उनको। मान लीजिए रजत सर की दो बॉडी, चार बॉडी एलिमेंट है, टोटल फोर बॉडी एलिमेंट है। फोर में से टू बॉडी एलिमेंट फर्स्ट वाली प्रोविजनल में चले गए, बाकी के दो बॉडी एलिमेंट सेकंड वाली प्रोविजनल में चले गए। तो अब अगर आप इन टोटल देखो तो कब तक चारों के चारों बॉडी एलिमेंट आ गए, वो देखा जाता है कि पूरी इंफॉर्मेशन कब तक डिस्क्लोज हो गई। सारिका मैडम करेक्ट। अब आप बता दीजिए। हाँ सर, पार्टली तो। ये कहाँ पे लिखा है सर एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हो? बॉडी एलिमेंट वाला वो नहीं लिखा है, हाँ। कंप्लीटली डिस्क्लोज वाला लिखा है। तो कंप्लीटली डिस्क्लोज का मतलब नहीं, बोल रहा हूं मैं, तो ये तो हाँ, सिंप्लीफिकेशन। कंप्लीट डिस्क्लोजर का ये जो प्रिडिक्शन हम कर 11 रहे में, हैं। सेक्शन 11 ए में, ना सेक्शन 11 में, नॉट ए, सेक्शन 11 में। 11 का सब क्लोज होगा कुछ, 3 या 7 या ऐसा कुछ है। पार्टली डिस्क्लोज इन फर्स्ट, पार्टली डिस्क्लोज इन अदर। तो जहां पर वो कंप्लीटली डिस्क्लोज हो जाता है उसे उसकी प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम मानी जाती है। अच्छा, मतलब कंप्लीट में जो अपन ने उसको एग्रीगेट किया वो नहीं। सर देखियो, कंप्लीट में अगर आप कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, हम्म। जैसे कि चार बॉडी एलिमेंट थे, अब पांचवा बॉडी एलिमेंट आप कंप्लीट में डाल रहे हैं, हम्म। तो जाके उसकी प्रायोरिटी डेट चेंज होगी। चार बॉडी एलिमेंट तो पहले ही डिस्क्लोज हो गए ना, जब वो चार बॉडी एलिमेंट टोटल डिस्क्लोज हो गए, भले एक दो एक में थे, दो दूसरे में थे, मगर चार तो हुए ना दोनों को मिलाकर। सर तो बट फिर उसे एक क्लेम जुड़ के वो अलग मीनिंग नहीं बनाएगा सर। नहीं बनाएगा ये ना तो मैडम। नहीं मैडम, मीनिंग क्या बना रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन कब रिवील हो चुकी थी वो इम्पोर्टेंट है। तो 5 जून 2024 आएगा। यही बराबर आएगा। है। समझ रहे हैं साक्षी हाँ, मैडम? वहां पर जी कब वो सर। जुड़े, वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कब तक वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई थी उसका इंपॉर्टेंस। सही कह रहे हैं सर, वो याद आ रहा है मुझे, कुछ ये डिस्कशन हुआ था अपना। हुआ था। ये ठीक है डिस्कशन सर। हुआ था पहले भी, हाँ। हम्म। कि वो एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ। गलत होते बच गया मेरा। कंप्लीट नहीं होगा, चाहे पार्सली डिस्क्लोज्ड है, लेकिन जब तक वो पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई वो वही डेट बन जाएगी। जी वो तो सिंपल। 39, ये क्वेश्चन है आपका। ओ बाप रे। A craftsman discovers an ancient weaving technique from a नो सर, नो remote। सर, ये आ गया था सर, ये धोखे से चला गया। ठीक है सर, बस दो थे। ओके, तो क्या आंसर है मैम इसका? सर सी लिखा था सर, मैंने लिखा था। आंसर सी है इसका। बट सी होना नहीं चाहिए सर टेक्निकली, मतलब मास प्रोड्यूस्ड वाला वो नहीं है। क्योंकि ना मतलब ये वाला लॉजिक जो है। लॉजिक गलत है, वो आगे वाला ना, सेकेंड हाफ पार्ट में। हाँ, चलो क्योंकि क्वेश्चन ये कर जो लेते हैं। ओरिजिनल का बोल रहा है, देखो ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली जो भी एग्जिस्ट है, भले ही उसमें इसने सिर्फ मास प्रोडक्शन का लॉजिक लगाया है वहां पे, बट ओरिजिनल बेस जो है वो वहीं से आया है। तो कॉपीराइट में तो चलेगा, डिजाइन में चलता है क्या ऐसा? कॉपीराइट में तो बोलते हैं कि स्वेटर बो वगैरह ये फलाना फलाना अगर हो तो आजकल तो वहां भी नहीं हो रहा है। तो आई डोंट नो, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से तो। अच्छा, पहले ये वीविंग टेक्निक में ही यूज होता था, तो वीविंग। सर ये बेस्ट आंसर वाला कि बेस्ट यही था। मतलब ऐसा। हाँ, बस वही वही एग्जैक्टली। वाले लॉजिक से सी विल गो एज अ आंसर। बट अगर आर्ग्यूमेंट लिटिगेट करने बैठोगे तो दिस विल नॉट स्टैंड, इज माय फीलिंग। आई डोंट नो, मे बी सर हैज डिफरेंट ओपिनियन। यही तो मैडम मगर डिफरेंस है ना मैम इसमें। डिजाइन, नहीं डिजाइन में कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो
ट्राइबल कम्युनिटी का नॉलेज है वो आप डिजाइन में नहीं ला सकते हो। आपने इसीलिए मिक्स कर तो दिया मैंने मैडम। बोला ना सर, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि कॉपीराइट में तो दिया हुआ है कि ट्रेडिशनल को अगर कुछ भी उठा के आप अपना दिमाग कहीं भी किधर से भी लगाओ फिर भी हम उसे कॉपीराइट नहीं देंगे। अब डिजाइन में ऐसा है नहीं है, डिजाइन में नहीं है, पेटेंट राइट? में है बट वापस। डिजाइन, डिजाइन में हाँ, ऐसा कुछ बट नहीं है मैडम। डिजाइन का प्रॉब्लम क्या है ना, इट्स राइट, बट डिजाइन का प्रॉब्लम ये है ना सर, इट इज लिटिल एम्बेडेड टुवर्ड्स द कॉपीराइट ऑल्सो। तो जब आप सोचने बैठते हो तो थोड़ा वो कंफ्यूजन आता है कि ऐसा अलाउड है या नहीं। ये कई जैसे बार आपने पब्लिश और नहीं मैंने है उस तो दिन फिर। आर्ग्यूमेंट करा था ना, मैंने और आपने करा था ना उस दिन उस सोप केस को लेके, आप मैडम वो बोल तो रहे थे ना कि पब्लिश्ड सोप, था। वो तो तो पब्लिश्ड ये था, भी ये तो तो वही है ना। ट्राइबल कम्युनिटी का अनपब्लिश्ड है। ट्राइबल को ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया ना सर, क्या अनपब्लिश बेचारे, हाँ क्या तो उनको ट्रेडिशनल, आपका न्यूज़पेपर यहाँ में पर भेजोगे? पूरे ये हाँ, पूरे चीज में मुझे ये बताइए कि वो प्रीवियसली पब्लिश था। ट्रेडिशनल नॉलेज वर्ड ही मीन्स के नॉलेज है डोमेन में ना, हाँ ट्रेडिशनल नॉलेज, नॉलेज में तो अपने को आप सबको मुझे ये पता बताइए है। कि कौन से ग्राउंड से आप उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज यानी प्रायर नॉलेज इसीलिए तो डिजाइन सर नहीं हो मैंने ये सकता है, वो कहाँ कंटेंशन पर है। रखा ना कि डिजाइन का पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि आपको शायद ज्यादा गहरा पता होगा, बट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है। एकदम, अब इस लेवल पे तो आपको जितना पता है उतना ही हमें पता है, तो ज्यादा वादा कुछ नहीं पता है। तो ये पक्का पक्का डिजाइन में अलाउड है ऐसा करना? अब आंसर आया तब तक मान लो, जब तक कोई उसे कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। मैम ये क्वेश्चन मैम कहाँ से निकाला है? जी साक्षी, सर, क्या बोले? जी सर। ये क्वेश्चन कौन से पेपर में से निकाला है? सर टफ पेपर, पेपर वन, टफ पेपर। ओहो बोलो, ये पेपर वन में था। मैडम आप दोबारा पेपर दे रहे हैं क्या? सर सॉल्व मैंने कर। पहले दिए नहीं थे ढंग से, तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं, सही एंड के बात भी है, नहीं दिए। सही बात है। ये जी अखिल अखिल सर ने सर। वापस कुछ कहा, उसको देखते तो मैंने तीन ही दिए हैं स्टार्टिंग के पेपर, आखिरी के नहीं दिए मैंने। तो मैंने सोचा एक बार जो नहीं दिए वो दे दो। हैं। अखिल सर आपने जो डाला है उसमें कोई है क्या ट्राइबल नॉलेज का, है क्या कुछ? मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ट्राइबल नॉलेज का। सर ट्राइबल नॉलेज का नहीं है इसमें, पता है इसका मेन पॉइंट है इसमें ये मास प्रोड्यूस प्रोड्यूस वाला। हाँ 50 से ज्यादा किया तो फिर वो डिजाइन में रजिस्टर्ड हाँ। होगा। हाँ, अब इससे कोई फर्क मेरे को तो लगता नहीं है, और ट्रेडिशनल नॉलेज तो सर इसमें पेटेंट में ही है, डिजाइन में कहाँ है? अगर सपोज करो कोई मतलब राजस्थान बेस्ड कोई पेंटिंग है, सपोज करो कि मतलब कोई ट्राइबल का पेंटिंग है, या फिर अगर अपन वैसा कोई डिजाइन का अगर अपन शर्ट प्रिंट कर कर दें और फैक्ट्री में यूज करें तो वो तो ओरिजिनल ही है ना सर। सर अखिल सर, हम्म। तो वो पब्लिकेशन का ग्राउंड का क्या होगा फिर? पब्लिकेशन कहाँ है सर, इसमें पब्लिश कुछ नहीं हुआ है ना, वही तो सर प्रॉब्लम इसमें, है। सर जैसे जैसे ट्राइबल मतलब कुछ भी मतलब कोई पेंटिंग हो गई या फिर कुछ ऐसी चीज हो गई कि लाइक आप ऐसा समझ लो, कोई भी तो वो ऐसा प्रिंट, डिजाइन पब्लिक में अवेलेबल है ना कहीं ना कहीं? तो नहीं वो नहीं, सर वो ट्राइबल कम्युनिटी आर्टिकल में पब्लिक सर में वो, अवेलेबल नहीं होती है सर। वो पब्लिक आर्टिकल में कहाँ यूज है में सर? होती है। वो आर्टिकल में या फिर कोई पर्टिकुलर क्लोथ्स वगैरह में वो कहाँ अवेलेबल है उसमें? सर ये आदिवासी लोग जो यूज कर रहे हैं वैसी बात हो रही है कि आदिवासी लोग फिर वो बताता नहीं है, उनको इतना पढ़ा लिखे नहीं होते हैं, उनकी बात है। सर ट्रेडिशनल नॉलेज इज कंसीडर्ड एज पब्लिक नॉलेज ओनली सर। हाँ जो पब्लिक डीके नॉलेज बट डीके नॉट पब्लिश नॉलेज। इट इज पब्लिक नॉलेज बट नॉट पब्लिश नॉलेज। पब्लिश नहीं है, पब्लिश्ड, पब्लिक है। देखो अभी अभी इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि आप डीके डीकेसीएल और जो भी है ना डीकेडीएल वहां जाके देखो करके, वो नहीं नहीं ये दिया है टीकेडीएल आपने में यहाँ पे। मिलेगा भी नहीं आपको, टीकेडीएल इसके नहीं लिए है भी नहीं। नहीं नहीं, तो देखो, अब देखो वो अभी हम लोग आर्ग्यू करने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट इफ ये है वहां पे, है ना? हाँ तो फिर नहीं तब तो होगा फिर सर पब्लिश मैडम, भी वो बोल दोगे पब्लिश्ड आप। हो गया। वो पब्लिश्ड हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तो कि इस क्वेश्चन को हम इस नॉलेज से देखेंगे कि ये पब्लिश्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं लिखा है, इन्होंने इस तरीके से ही लिखा है। देखो रिमोट ट्राइबल कम्युनिटी, रिमोट का मतलब एकदम कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं है। और उसका कहने का मतलब भी ऐसा निकल रहा है कि भाई ऐसी टेक्निक है कि जो बहुत पुरानी ट्राइबल कम्युनिटी है वहां से आई है, जिसको किसी का पता नहीं है। इसीलिए तो वो लिख रहा है ना, विच रिजल्ट अ डिस्टिंक्ट जियोमेट्रिक पैटर्न। डिस्टिंक्ट है उनकी जियोमेट्रिक पैटर्न, जो जिस तरीके से वो पहनावा करते हैं या जो भी करते हैं,
दिस पैटर्न हैज नेवर बीन कॉमर्शियली अप्लाइड टू मॉडर्न टेक्सटाइल। ये अभी तक अप्लाइड नहीं हुई थी मॉडर्न टेक्सटाइल में, यानी ये वापस उसको कंफर्म कर रहा है कि ये पब्लिश नहीं हुआ है। द क्राफ्ट्समैन अडॉप्ट दिस ट्रेडिशनल पैटर्न without altering its fundamental geometric feature and applies it to new line of mass produced contemporary clothing। अब यहां से पूरी पिक्चर एक नई डायमेंशन ले रही सर है। फिर तो पूरा कोल्हापुरी चप्पल का जो आर्ग्यूमेंट है वही बेसलेस है, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल भी कहीं पे भी नहीं था, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। कोल्हापुरी चप्पल एक जगह से ओरिजिनेट हुआ जहाँ का लाइवलीहुड ऑफ दैट ट्राइब वाज द कोल्हापुरी तो चप्पल मेकिंग। कोल्हापुरी चप्पल में तो जीआई लगेगा ना, इसमें थोड़ी ना ये डिजाइन लगेगा। यस डिजाइन मैम, मैं लगेगा उसमें तो सिर्फ जीआई बता रही लगेगा। हूँ। जीआई को एक मिनट के लिए साइड में रखो। जीआई हमने बोल के इसको जीआई जेड़ा लॉजिकली सोचा जाए तो वो तो उनका एक ट्रेडिशन था ना कि वो लेदर को उठा के लेकर आते थे और मैडम, उसको ऐसे जीआई फ्रेम का अप करके। आज से फंडामेंटली अलग 400 है। साल पहले जीआई क्या जीआई। जीआई में आप ट्रेडिशनल नॉलेज को ले सकते हो मैडम। जीआई वैसे ही बनता है, जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है उसी को जीआई बनाते हैं। मैम उसमें कोल्हापुरी चप्पल में तो वो उनका स्किल है ना कि लाइक हाउ दे आर, कैसे वो डिजाइन करके बना रहे हैं। अब जैसे नहीं, जीआई में क्या कैसे वो होता। डिजाइन करके बना रहे हैं वो आई अग्री, बट है तो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज ना कि उस पूरे मटेरियल को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे बनाना है। बनाने में सही वो है। अपना टेक्निक लगा रहे हैं, आई बाय दैट। और जीआई तो हमने आज से सोचो कि 500 साल पहले कहाँ जीआई था। दैट वाज ओनली डिजाइन वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट। आज से अगर एवोल्यूशन ऑफ पेटेंट एक्ट एंड ऑल कॉपीराइट डिजाइन एक्ट का भी हिस्ट्री उठा के पढ़ लो 200 या 250 साल का, there was no concept of GI then. We understood only design, copyright, and the patent. And then later from patent industrialization, we said intellectual property. We did the renaming there, right? नो नो, तो मेरा argument मे बी बोलिए ड्यू सर। टू सच आर्ग्यूमेंट कि भाई तो फिर ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसका बिजनेस कैसे बढ़ेगा आगे, इसको कौन सी देखो इंटेलेक्चुअल मैं रखा जाए। मैं आंसर से डिनाई नहीं कर रही हूँ, ये बेस्ट आंसर यही है। मैं सिर्फ ये मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ इतना है कि डिजाइन अलाउ करता है क्या, बिकॉज आई लैक माई अंडरस्टैंडिंग देयर नहीं, कि वो तो डिजाइन बात ये है मैडम, अलाउ करेगा। डिस्प्यूट तो है। डिस्प्यूट ऐसा भी नहीं है कि क्लियर कट यही आंसर है, आप बोल रहे हैं उससे डिसएग्री भी नहीं है। आप क्या कहें, एग्री भी नहीं है ऐसा। डिसएग्री तो नहीं है मैडम, आप बोल रहे हैं, समझ में आ रही है बात कि भाई सर ये मैं एक ट्राइबल क्वेश्चन डालूं, अगर कम्युनिटी। साक्षी मैम का हो गया तो मैं एक क्वेश्चन डालूं अभी। हाँ हाँ, डालिए। देखो अगर कोई गाइडलाइन, पहली बात तो ना, डू पेटेंट एक्ट गिव्स द अथॉरिटी और द पावर टू द कंट्रोलर टू मेक एनी गाइडलाइन। मैम उसका आंसर मैंने ग्रुप में किया था, रूल है अच्छा, उसका एक वो। वो रूल भी किया है, था तो मैं ढूंढ लेती हूँ, मैं किया था तो रूल फिर स्टेच्यूट, मैं ढूंढती, आई नॉट वो वेस्ट योर किसी भी टाइम। स्टेच्यूट गाइडलाइन को बदल देगा क्या सर? इतना नहीं पावर नहीं, कहाँ से आ गया कंट्रोलर के पास? क्वेश्चन तो सुन लो सर पूरा। हाँ क्वेश्चन ये था कि अगर कहीं पर कोई टाइमलाइन या कोई गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, हाँ। तो उस केस में कंट्रोलर आपको जो भी गाइडलाइन देगा आपको उसे फॉलो नहीं करना। नहीं, मैं टाइमलाइन के बारे में नहीं बोल रही हूँ सर। अगर स्टैट्यूट क्लियर नहीं है, मतलब अगर पेटेंट एक्ट एक स्टैट्यूट हुआ ना हाँ मैं हमारा, उसी की बात कर रहा हूँ, कोई भी गाइडलाइन, गाइडलाइन नॉट अगर सर टाइमलाइन। वो स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट अलग होती है सर, गाइडलाइन अलग बात है। क्लियर ही नहीं तो क्या डिफरेंस है स्टैट्यूटरी है। गाइडलाइन और? स्टेच्यूटरी गाइडलाइन सर जो बाइंड होती है गवर्नमेंट से, यानी वो लाइक जो मेरा ज्योति मेनली मैडम डाउट मेरा सेक्शन 3 पढ़ते समय आया एफिकेसी को लेके। एफिकेसी को लेके। अरे सर एक पहले ही रजत सर मेरा नहीं नहीं, क्वेश्चन आप ये था। बताइए मैडम, देखो एफिकेसी करके क्या तो हुआ? बोल दिया है, एफिकेसी करके तो बोल दिया है, बट हम्म डेफिनेशन ऑफ एफिकेसी कहीं भी नहीं दिया है, करेक्ट। हम्म। सिर्फ एफिकेसी का मैम आपकी एक वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है उसकी आपकी। वो बता रहे हैं कि थेरापेटिक एफिकेसी का। ब्रॉडर एक वो दिया हुआ है, तो क्या है, तो अभी कुछ एक ऐसा अब थेरापेटिक एफिकेसी कहीं पर नहीं दिया हुआ है तो कंट्रोलर अपनी मन मर्जी चलाएगा। हाँ चलाएगा। मैम आई इसमें जयवीर से बेस्ट आंसर दे पाएंगे आपको, सर प्लीज। चलाएगा मन सर मर्जी। वहां सर पर रजत सुनाई सर दे रहा है अभी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। मैम। अब सुनाई दे रहा है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम लोगों ने वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है उसका अगर हम गाइडलाइन रिलीज कर सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू सेक्शन 3D था, तो हम ये वाला एफिकेसी के लिए गाइडलाइन क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, बताने के लिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? दैट पावर कंट्रोलर डजंट हैव। कंट्रोलर हैविंग सच पावर, एंड कंट्रोलर ने ये बीच बीच में किया भी है, थेरापेटिक एफिकेसी पे क्वेश्चन उठे भी हैं। मगर ये है ना, हर एक कंट्री के लिए एक ऐसी की होती है जिससे वो किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3D है ना, वो इंडिया की है मैडम ऐसी। हर एक कंट्री में ऐसा एक लॉ रखा जाता है, जो अगर कोई भी सामने आया ना तो ये क्वेश्चन करके उसको हटा दिया जाए। वैसी बात है ये। अगर मान लीजिए कोई बाहर से पेटेंट आ रही है और पेटेंट को निकालना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे? 3D का यूज कर लो, वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। ऐसी बात है अच्छा। मैडम। उसको क्लियर नहीं ओके करना है, ओके। उसको क्लियर नहीं करना है। उसको अगर क्लियर किया ना, तो कंट्रोलर के पास ये जो पावर है ना, कि गवर्नमेंट कभी प्रेशराइज करेगी उनको, साझा करनी चाहिए क्या, ऐसी पेटेंट साझा करनी चाहिए क्या, तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ही इज लाइक द ज्ञानेश कुमार। ही इज लाइक। ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश को नहीं मैडम करेंगे ठीक बहुत है बड़े गुस्सा। सर। बड़े, मैं एक अटेम्प्ट करने गया था, बाहर की ऐसे चाइनीज या जापानीज लोग आए थे वहां पर, वो ये 3D पे क्वेश्चन कर रहे थे। वही लोग करते हैं कि भाई ये 3D आपका हमें समझ में नहीं आता है, तो कंट्रोलर भी हंस के आंसर देता है, बेटा वो ये ना समझने के लिए तो रखा है। ओह अच्छा अच्छा, ये है चक्कर मतलब। थेरापेटिक एफिकेसी इतना बड़ा है ना मैडम, उसका जजमेंट देते देते जज भी खुद 2 बार माथा हिला देगा, भाई ये क्या है ये। सर जज उस को तो पे समझ में ही नहीं आता है, प्रॉब्लम क्लियर वो भी है। एक्सप्लेनेशन ही नहीं है सर। इस पे 3D पे क्लियर सर एक्सप्लेनेशन ही नहीं ये है। ऐसा नहीं है सर, हर एक जगह पर ऐसा है। और अमेरिका हम्म। मैडम, अभी तक यूएसए क्या चला रहा था पता है मैडम? यूएस में ये तो उन काफी क्लियर है। अरे मैडम, मगर उनका बहुत, यानी आपको एक रूल में बताऊंगा उसका, वो 101 के बाद 103 आया ना उनका फॉर्म, तो उन्होंने अच्छा। सारी प्रायोरिटी बोल दी कि वो 101 से आएगी। वो ऐसा कर लेते हैं, नया लेके पुरानी प्रायोरिटी ले लेते हैं वो लोग। अरे उनका तो बहुत, यानी बहुत बड़ा केस है ये। मैं आपको, अगर ये वाइवा के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला केस। उन लोगों ने हम्म। आगे की प्रायोरिटी ले ली है, यानी डबल डबल पेटेंट ले लिए, 20 बरस आपके की मुंह 40 बरस में घी कर दी। शक्कर कि मेरा वाइवा वाला डेट आ जाए। आएगा ही आएगा ही आएगा नहीं। मैम, आएगा। ये हमने भी कभी इसी तरीके से ही वाइवा में उससे पहले डिस्कस किया है, लास्ट ईयर डिस्कस हुआ है। ये कौन थे अपने सर, वो 101 103 वाले, ये कौन थे? अच्छे वाले थे। शुभम सर। आदि जो शुभम सर। शुभम, शुभम सर भी थे। शिवम शिवम सर, शिवम सर, शिवम 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 मिश्रा। सर। शंकर, शिवम शंकर। हाँ उन्हीं ने बताया था, वो एआई वाला शिवम ना, शंकर सर अमेरिकन। ने ही बताया था ये। और मैंने फिर उसको हम्म। क्लियर किया था, मीन्स देखा था, मगर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये 101 103 वाला। ये 2014 के बाद ही उनका हुआ है, 15 16 हम्म। में, और 11 11 की प्रायोरिटी लेके बैठे हैं साले। तो वो तो अपना चलाते हैं, डंका चलाते हैं मैडम। वो अपना काम करते हैं, हम भी इतनी छोटी छोटी बातें रखते हैं। वो तो फिर भी आपको ठीक है, बट पता सर है इंडिया इज दी साउथ ओन। कोरिया। हाँ। साउथ कोरिया ने तो सर खुद का मतलब अब पूरा पेटेंट ऑफिस के लिए खुद की अलग से ही मिनिस्ट्री खोल दी है, कॉन्स्टिट्यूट कर दी है इसी साल से। ऐसा कर दिया है। सही है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली में वहीं क्या से होता है हो कि रहा है। लाइक, हाँ एक्चुअली में होता है क्या कि जैसे अब अपना जो पेटेंट ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आती है। हम्म। राइट। तो अब उन्होंने क्या किया कि लाइक इसी साल से उन्होंने अलग ही मिनिस्ट्री बना दी इसकी, आईपीआर मिनिस्ट्री करके। अब और आप डायरेक्ट काम होते हैं इसमें, हेड ये अब वही और जॉब डिपार्टमेंट का ढूंढते हैं यार इन्वॉल्वमेंट। अकेले। साउथ कोरिया में अलग से मिनिस्ट्री है, नॉर्थ कोरिया में तो एक ही हाँ। सीजीपीडीडी है। और जैसे इसी साल जैसे अपने क्या होता है सर कि ना, जैसे अपन ड्राइंग्स ब्लैक ब्लैक इंक भी यूज करते हैं अपन प्रिंटिंग वगैरह हम्म के लिए, हम्म मॉडल और सब। और वहाँ पे अब कलर कलर वाला भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब जो कलर प्रिंट्स वगैरह होते हैं, ताकि मॉडल और जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्लियरली विजिबल और हम्म क्लियरली हम्म। रिप्रेजेंट हो सके। तो मतलब उनका और भी नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। सर आपको पता है टेक्नो- कि डिजाइन डिजाइन को आप, है ना, डिजाइन का आप फोटो निकाल के चिपका भी सकते हो आप रिप्रेजेंटेशन सीट में, डू यू नो दैट? सर ये तो नहीं पता टिक कर सकते हो आप। अरे सर कितना बड़ा बड़ा लिखा है, स्टेपलर पिन नहीं लगाना चाहिए, और ये सब कुछ रूल पढ़िएगा डिजाइन के। अरे बहुत मैं तो ऐसा
छोटे बच्चे को क्राफ्टमैन करा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है रूल उसका पढ़ते पढ़ते। वो अधेसिव करके आप खाली फेविकोल और वो सारी चीजें लगाकर आप ऊपर फोटो चिपका सकते हो सही वाला। ऐसी बात लिखी है। सर इसको भी, ये पेटेंट के भी रूल्स पढ़ने जाए तो ये भी और भी खतरनाक है। जैसे एक था कि कि अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा कि न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जैसे कुछ होते हैं तो हाँ, उनको मतलब आप कैसे कैसे डालोगे, तो वो रूल 9 वगैरह में कि आप उनकी उनकी मतलब सीक्वेंस लिस्ट। पीडीएफ में पीडीएफ लिस्टिंग वगैरह सीक्वेंस करके और फिर वो उसको जाके प्रिंट करना होता है, कुछ ऐसा करके अलग अलग हम्म। हिसाब है। नहीं नहीं, उसकी कोडिंग होती है सर एक्चुअली में। न्यूक्लियोटाइड जो अच्छा। होते हैं ना, हाँ हाँ। उनके अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट बनाने के। अच्छा। वो ऐसा नहीं कि हाँ। पीडीएफ बनाते हैं या वो, नहीं नहीं, उसकी एक अलग कोडिंग सिस्टम होता है। वो अच्छा। बनवाना पड़ता है, आप बना भी नहीं सकते। उसके सॉफ्टवेयर आता है, वो अलग से कोडिंग में लिखा जाता है। वो इतने लंबे उसमें भी सर सीक्वेंस होते हैं कितने सर। कितने सीक्वेंस के बाद रुपये लगते हैं? उसमें भी वही है ना, लिमिट है कुछ 1,20,000 क्या है वो? 24,000। 24,000 ऐसा कुछ। उसके बाद उस इतने इटरेशन हो गए ना सर, उसके बाद भी रुपये लगते हैं उसके। नहीं नहीं, हाँ, उसमें 24,000 आइट्रेशन के बाद है। 30 तक न्यूक्लियोटाइड ही पूरे। न्यूक्लियोटाइड लेकिन आपको प्रिंट नहीं देना पड़ता ना। नहीं, हम्म। नहीं, हाँ पीडीएफ उसमें में ही प्रिंट। जाता है ना, लास्ट रीडेबल टाइम भी वही हुआ था ना। नहीं, वो कौन थे, यही थे, कंप्यूटर प्रदीप रेड्डी रीडेबल सर। भी। जी। जी सारिका मैम। उसमें फिर बड़े बड़े चेन होते हैं ना, इसलिए वो 30 तक ही कंप्यूटर रीडेबल और कोडिंग बना के 30 लिस्ट तक कम हम्म। सीक्वेंस हम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जयवीर सर। अरे कल लास्ट टाइम वो हुआ था ना डिस्कस, कि वो पीडीएफ में ही देते हैं या कैसे देते हैं, वैसा ही कुछ हुआ था। उसकी क्या पीडीएफ नहीं होता है सर, वो कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट होता है। कंप्यूटर फॉर्म रीडेबल टेक्स्ट। फॉर्मेट। सीडी भेजते हैं क्या हाँ उसके सर। साथ? सीडी भी दे सकते हो, और उसकी कोडिंग होती है सर एक्चुअली में। हाँ, कोडिंग होती है, मगर कोडिंग तो का ही होता है ना। कोडिंग क्या होती है, एबीसीडी करके लिखा होता है। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वो सब कुछ कोडिंग होती है। हम्म। हाँ मतलब प्रिंट फॉर्म देना नहीं होता उसमें, ऐसा होता है कि लाइक जो सर ने बताया कि कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट और साथ में एप्लीकेशन नंबर, ऐसा होता है उसमें। हम्म, अच्छा है। चलो, अच्छा डिस्कशन हो गया। एंड ज्योति मैडम है क्या अभी तक? ज्योति मैडम 11 बज गए, ज्योति मैडम 11:15 बजे। हाँ सर, सोने ही जा रही थी। नहीं नहीं, अच्छी बात है मैडम। आपने इस बार बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया, और एक सभी सौ लोग एक यहाँ पर चीजें हैं बैठे सर असाइन, कभी रिसर्च पेपर पे काम करना है, कभी जॉब करना है, थक गई यहाँ वहां भागते भागते। रिसर्च पेपर? आप रिसर्च पेपर कर एलएलएम, एलएलएम कर रही पीएचडी हूँ ना कर रहे मैं। हैं मैडम। नहीं नहीं, एलएलएम के लास्ट सेमेस्टर में हूँ मैं। एलएलएम के लास्ट सेमेस्टर में है। मुझे अभी तो लगा था सेकंड कि क्लास चल रहा होगा ना। तीन 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 महीना रह गया है बस, और 3 महीना फुल ऑफ रिसर्च में है। ज्योति मैडम, तो मुझे मर अभी तक ऐसा लगा था कि रजत सर जितना कोई काम नहीं कर सकता है। नहीं मगर नहीं, थैंक यू, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ थैंक नहीं। यू, थैंक यू कि ये एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, आप लोग तो बहुत ही मेहनती हो। आप लोग तो कभी भी अवेलेबल हो रिवीजन के लिए। मैंने ऐसे जुनून से भरे हुए ना गुरुदेव लोगों को नहीं देखा है कहीं पर भी। स्टूडेंट लोग रहते हैं, अरे बहुतों को मिली हूँ, बट गुरुजी लोग नहीं मिलते हैं। मैं आप लोगों को इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में भी बोलती रहती हूँ, यू शुड मीट दिस फोक्स करके। थकते ही नहीं हो। अरे मैडम, आप है सबसे बढ़िया। तो हम कुछ नहीं नहीं आपके बड़े। सामने। सल्यूट टू योर स्पिरिट एंड सल्यूट टू योर मीन्स पैशन। आप जिस तरीके से जीते हो ना, भगवान करे आपको किसी की नजर ना लगे, और ऐसे ही बिंदास जीते रहो, कोई टेंशन लेने का नहीं। एंड मिसाल बनो सभी के लिए। साक्षी मैडम देखो, अपने बच्चे को संभालते हुए हर बार उसके बच्चे के सही बात है। आवाज आती है, आवाज मगर आती मैडम है। की 3 पॉइंट अटेंशन है। तो कैसे दो चीज संभालते होंगे? दैट्स ग्रेट, सल्यूटेबल मैम। ईच एंड एवरी गर्ल। हम बॉयज लोग तो क्या करते हैं पता नहीं। सर अभी मेरा बच्चा एकदम 2 इयर्स वाले टॉडलर स्टेज में, सबसे टीडियस वाले स्टेज में। मैडम सीरियसली अटेंटिव मैन। रहना। इस हाँ। सिचुएशन में आप दोनों चीजें संभाल रहे हो। ओनली वुमन कैन डू दैट। कोई मैन के बस की काम नहीं है। जितने भी लोग हैं ना, मैं हूँ, रजत सर हो, सभी लोग, हमारा बस का ही नहीं है ये चीज करना जो आप कर रहे हैं। दैट इज रियली सल्यूटेबल। मीन्स क्या सर ही इसके दो बारे साल सर के आई एम बच्चे को स्टडिंग संभालना तो आफ्टर बहुत ही एट मुश्किल है। इयर्स आई एम स्टडिंग अगेन आफ्टर 8 इयर्स, मतलब
बीटेक के बाद 7 इयर्स मैंने छोड़ ही दिया था पढ़ाई ऑलमोस्ट। बट कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, दैट शोज द प्योरिटी इन योर हार्ट रिलेटेड टू नॉलेज। कितना प्योरली नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं। सैल्यूट, सैल्यूटेबल, अगेन सैल्यूटेबल। मिलते हैं कल वापस, तब तक के लिए जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। जय सर, थैंक यू। जय हिंद सर।